नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। पार्टी के बीच लुतियान और लुओ बिंग्यू एक कोने में बात कर रहे थे। बिंग्यू ने बताया कि अंडरवर्ल्ड अब पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। लुतियान ने उसे एक मजबूत सूचना तंत्र इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बनाने की सलाह दी। बातों बातों में लुतियान ने बिंग्यू के साथ थोड़ी शरारत की, जिससे वह शर्मा गई। छोटा भाई लू, अपनी अन्य महिलाओं को पहले संभालो, फिर मुझ पर नजर डालना, बिंग्यू ने हंसते हुए विदा ली। तभी लुतियान ने देखा कि यांग मिंग और शेन ये बाहर आ रहे हैं। यांग मिंग का चेहरा उतरा हुआ था। लुतियान ने उसे और चिढ़ाया, क्या हुआ भाई यांग? मीटिंग अच्छी नहीं रही, क्यों ना आज रात किसी और लड़की के साथ मजे करो। यांग मिंग गुस्से में वहां से चला गया क्योंकि उसकी गदा अब काम नहीं कर रही थी। लिंगयू का विश्वासघात। एक निजी कमरे में लिंगयू और फैंग होंग्यान बिजनेस डील पर चर्चा कर रहे थे। लिंगयू ने होंग्यान को खुबानी का रस एप्रिकॉट जूस पिलाया। होंग्यान को लगा कि यह एक दोस्ताना इशारा है, पर रस पीते ही उसे चक्कर आने लगे। हरामखोर, तुमने मुझे नशीली दवा दे दी, होंग्यान चिल्लाए। उसका शरीर आग की तरह तपने लगा। लिंगयू ने पागलों की तरह हंसते हुए अपने कपड़े उतारने शुरू किए। तुमने मेरा बहुत अपमान किया है होंग्यान, आज मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा और तुम्हें अपनी रखेल बनाकर रखूंगा। होंग्यान दरवाजे की ओर भागी, पर वह बाहर से बंद था। लिंगयू ने उसकी शर्ट फाड़ने की कोशिश की। होंग्यान बेबस होकर जमीन पर गिर गई, उसकी सहनशक्ति जवाब दे रही थी। जादुई तावीज का चमत्कार। जैसे ही लिंगयू उस पर झपटा, होंग्यान को लुतियान की बात याद आई। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और चिल्लाई, रक्षा करो, प्रोटेक्ट। अचानक लुतियान का दिया हुआ तावीज चमक उठा। होंग्यान के चारों ओर रोशनी का एक मजबूत कवच शील्ड बन गया। लिंगयू जैसे ही उससे टकराया, वह बिजली के झटके की तरह दूर जा गिरा। यह क्या बकवास है? लिंगयू फिर से झपटा, पर रोशनी के कवच ने उसे फिर से पटक दिया। होंग्यान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सच कहा था, उसने मेरी रक्षा की, पर वह अब भी फंसी हुई थी। कामवासना की आग उसके शरीर को जला रही थी और उसके पास फोन भी नहीं था। मैं फिर से एक भयानक मुसीबत में हूँ। क्या तुम फिर से आओगे और मुझे इस संकट से निकालोगे? होंग्यान ने कराहते हुए लुतियान को याद किया। तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूटकर गिर गया और एक साया वहां प्रकट हुआ। बिल्कुल, मैं आऊंगा। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुला और लुतियान अंदर दाखिल हुआ। छी, एक साधारण मेढक और हंस के मांस की चाहत, कितना घिनौना है। उसने लिंगयू को तिरस्कार से देखा। लिंगयू के चेहरे पर डर और नफरत के भाव तैर गए। लुतियान, तुम यहाँ कैसे? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लुतियान ने अपने पैर का ऐसा प्रहार किया कि उसका जूता एक तोप के गोले की तरह लिंगयू के सिर पर लगा और वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। होंग्यान ने लड़खड़ाते हुए लुतियान को देखा। तुम आ गए। लुतियान ने उसे सहारा दिया और अपनी माना ऊर्जा से उसके शरीर में फैले जहर के असर को दबाया। बाहर गार्ड्स के ढेर लगे देख होंग्यान समझ गई कि लुतियान ने उन्हें विनम्रता से सबक सिखाया है। शेन ये लिंगयू की मां वहां पहुंची और अपने बेटे की नीचता पर माफी मांगने लगी। लुतियान ने उसे सख्त चेतावनी दी और होंग्यान को लेकर एक निजी कमरे में चला गया। समर्पण और मिलन। कमरे में होंग्यान ने खुद को लुतियान के हवाले कर दिया। लुतियान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब सिर्फ तुम ही इसे कम कर सकते हो। लुतियान ने उसे बिना संभोग के ठीक करने का प्रस्ताव दिया, पर होंग्यान ने उसे खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया। उसने लुतियान की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम एक चमत्कारी डॉक्टर हो, पर आज मैं ठीक नहीं होना चाहती। मैं कब से तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं को दबा रही हूँ। तुम हमेशा मेरी मदद के लिए खड़े रहे। लुतियान ने उसे आगाह किया, मैं एक चंचल आदमी हूँ होंग्यान, क्या तुम मुझे अन्य महिलाओं के साथ बांट पाओगी? होंग्यान की आंखों में दृढ़ संकल्प था। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लुतियान ने ईमानदारी से हाँ कहा और वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। स्वर्ग और पृथ्वी का एकीकरण। होंग्यान ने अपने कपड़े उतारे और धीरे धीरे लुतियान के भीषण ड्रैगन को अपनी पवित्र गुफा में स्वीकार किया। पहले उसे दर्द हुआ, पर जल्द ही वह दर्द चरम सुख में बदल गया। लुतियान ने उसकी कमर थाम ली और वे दोनों एक दूसरे में खो गए। होंग्यान, अब से हम हमेशा के लिए एक हैं। हाँ मेरे प्रिय। होंग्यान एक घोड़े की सवारी करने वाली लड़की की तरह लुतियान के ऊपर चढ़कर अपनी कमर चलाने लगी। लुतियान ने उसके वक्षों को सहलाते हुए उसकी उत्तेजना को और बढ़ाया। होंग्यान के शरीर से निकलने वाली यिन ऊर्जा लुतियान के दंतियान में समा रही थी। डिंग, स्वर्ग और पृथ्वी का एकीकरण सक्रिय। होस्ट को भारी मात्रा में यिन ऊर्जा प्राप्त हुई। 1 घंटे तक चले उस जुनूनी खेल के बाद लुतियान ने अपना सार एसेंस होंग्यान के अंदर छोड़ दिया। होंग्यान ने खुशी और सुख के साथ उसे स्वीकार किया। लुतियान ने अपनी उंगलियों से होंग्यान के शरीर के मुख्य बिंदुओं को छुआ और उसकी मेरिडियन खोल दी, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति कई गुना बढ़ गई। होंग्यान पसीने से तरबतर लुतियान के सीने पर सो गई। उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की मुस्कान थी। डिंग, फैंग होंग्यान की अनुकूलता अधिकतम पहुंची। विजेता होंग्यान भाग्य -500 होस्ट डेस्टिनी जोड़ 500 जोड़ 20000 फॉर्चून पॉइंट्स। डिंग, यांग मिंग का प्लॉट बुरी तरह बदल गया। यांग मिंग डेस्टिनी -140 होस्ट डेस्टिनी जोड़ 140 जोड़ 6000 फॉर्चून पॉइंट्स। लुतियान थका हुआ था, पर उसका दिल खुशी से झूम रहा था। उसने अपने बिस्तर पर लेटी फैंग होंग्यान की मखमली पीठ को सहलाया।
हालांकि उसने पहले कुछ और सोचा था, पर यह हकीकत उसके पिछले प्लान से कहीं बेहतर थी। मैं कितना बड़ा कमीना हूँ, मैंने बातों ही बातों में होंग्यान को अपनी बाहों में ले लिया। उसने मन ही मन खुद की एक्टिंग की तारीफ की। होंग्यान जब उठी तो उसके पैरों और जांघों में लूतियान के भीषण प्रहारों की वजह से हल्का दर्द था। उसने शर्माते हुए अपने कपड़े ठीक किए और लूतियान से एक बार फिर जिम्मेदारी उठाने का वादा लिया। लूतियान ने मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाया कि वह अब उसका है। होंग्यान ने तय किया कि वह अब यांग मिंग को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल फेंकेगी। प्रयोगशाला और डिजिटल बिसात। होंग्यान के जाने के बाद लूतियान ने वांग यी के साथ अपनी नई प्रयोगशाला लैब का मुआयना किया। प्रोफेसर हु की मदद से लैब को एक गुप्त स्थान पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया था। लूतियान ने अपना फ़ोन एक हाईटेक कंप्यूटर से जोड़ा और उसे स्कैन किया। आहा, तो इस मर्सिनरी किंग ने मेरे फ़ोन में ट्रैकर और वायरस डाल रखा है, लूतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। यांग मिंग एक माहिर हैकर था, पर लूतियान के पास मैकेनिकल गॉड का ज्ञान था। उसने यांग मिंग के बिछाए जाल को न केवल पकड़ा, बल्कि उसे एक फर्जी रास्ते पर भेजने की योजना बनाई। उसने कंप्यूटर पर घंटों कोडिंग की और एक ऐसा जाल बुना जिससे यांग मिंग को वही दिखेगा जो लूतियान दिखाना चाहता है। क्लाउड मड फंगस, एक नया अवतार। लूतियान ने अपने गॉड स्पेस के मिस्टिक गार्डन से एक दुर्लभ जड़ी बूटी क्लाउड मड फंगस निकाली। उसने इसे अपनी कॉस्मिक रिफाइनिंग कड़ाही में परिष्कृत किया और उसमें कुछ रसायन मिलाए। तैयार हुए सफ़ेद आटे जैसे लेप को उसने अपने चेहरे पर लगाया और माना ऊर्जा से उसे अपनी त्वचा के रंग में बदल दिया। अब लूतियान का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह अब एक साधारण अनजाना व्यक्ति दिख रहा था। इसे कहते हैं असली जासूसी उपकरण, लूतियान ने शीशे में खुद को देखते हुए कहा। अब मैं यांग मिंग को तबाह करने के लिए अपनी पहचान छिपाकर कोई भी गंदा काम कर सकता हूँ। यांग मिंग की नपुंसकता और जासूसी। दूसरी तरफ यांग मिंग अपने घर में पागलों की तरह छटपटा रहा था। उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों और रानियों के प्रीमियम वीडियो चलाए, पर उसके हथियार में कोई हरकत नहीं हुई। उसे गहरा संदेह होने लगा कि लूतियान ने ही उसके साथ कुछ किया है। तभी उसके लैपटॉप पर एक मैसेज चमका। यांग मिंग ने अपनी हैकिंग स्किल्स का उपयोग कर लूतियान के फ़ोन का डेटा चुराया, जो कि लूतियान ने जानबूझकर उसे परोसा था। उसने लूतियान की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। शुरुआती कुछ रिकॉर्डिंग साधारण थी, पर जैसे ही उसने आखिरी रिकॉर्डिंग सुनी, उसकी आंखें चमक उठीं। उस रिकॉर्डिंग में लूतियान किसी से प्राचीन मार्शल खजाने और एक गुप्त नक्शे के बारे में बात कर रहा था। यांग मिंग ने लूतियान के फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में वांग यी और लूतियान बातें कर रहे थे कि कैसे यांग मिंग ने अंकल क्यू को तो हरा दिया, पर शायद अंकल क्यू ने उसे कोई विदेशी जहर दे दिया है। यांग मिंग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह बुढ़ा, मुझे पता था वह कुछ गड़बड़ करेगा। मैं उस पूरे लिंग परिवार को खत्म कर दूंगा। उसे रत्ती भर भी शक नहीं हुआ कि यह सब लूतियान की बिछाई हुई एक डिजिटल बिसात थी। हैकरमैन और जैकपॉट। दूसरी तरफ लूतियान अपनी नई लैब में कंप्यूटर के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। मेरे फ़ोन में वायरस डालोगे, मैं तुम्हारा पूरा सिस्टम ही इन्फेक्ट कर दूंगा। लूतियान ने मैकेनिकल गॉड के ज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा मेलवेयर बनाया था जो यांग मिंग के फ़ोन, पीसी और क्लाउड स्टोरेज से सारा डेटा लूतियान के सर्वर पर अपलोड कर रहा था। जैसे ही डेटा आना शुरू हुआ, लूतियान की आंखें चमक उठीं। जैकपॉट, ये तो सोने की खान से भी बड़ा खजाना है। लूतियान पागलों की तरह हंसने लगा। सू किंग्याओ और साओ यू लोमड़ी भी वहां आ गईं। लूतियान ने उन्हें समझाया कि यांग मिंग के पास दुनिया भर के शीर्ष राजनेताओं, माफियाओं और व्यापारियों के काले चिट्ठे, डर्टी सीक्रेट्स और विदेशी बैंकों में बेहिसाब पैसा है। सोचो सिस्टर सू, जिस संगठन के पास ये सारी जानकारी होगी, वह दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। लूतियान ने एक ऐसी सर्वज्ञ ओमनिसिएंट संस्था बनाने का सपना देखा जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया की किस्मत बदल सके। घातक सिमुलेशन की तैयारी। पर लूतियान जानता था कि यांग मिंग की शारीरिक ताकत कोई मजाक नहीं है। मार्शल ग्रैंडमास्टर का स्तर बिल्ली और बाघ के अंतर जैसा है। लूतियान ने गॉड स्पेस में यांग मिंग का सिमुलेशन नकली पुतला बनाने का आदेश दिया। सिस्टम ने इसकी कीमत 10,000 फॉर्चून पॉइंट्स बताई। लूतियान सन रह गया। सू किंग्याओ ने हंसते हुए कहा, कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि तुम्हारे पास उसकी तकनीकों की पूरी जानकारी नहीं है। उसने अंकल क्यू को सिर्फ 10% ताकत से हराया था। लूतियान ने अपना इंपीरियल कार्विंग ब्रश और कुछ क्रिस्टल उठाए। मैं इतना खर्च नहीं करूंगा। पहले मैं खुद यांग मिंग की असली ताकत को परखूंगा और उसका डेटा रिकॉर्ड करूंगा, जिससे सिमुलेशन की कीमत कम हो जाए। लूतियान ने कंप्यूटर पर यांग मिंग की लोकेशन ट्रैक की और उसे एक अज्ञात नंबर से चुनौती भरा मैसेज भेजा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। चलो अब देखते हैं कि इस मर्सिनरी किंग की असली औकात क्या है। लेखक का नोट, देरी के लिए माफ़ी दोस्तों। मैं थोड़ा बर्नआउट महसूस कर रहा था, पर अब मैं ठीक हूँ और कहानी को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाऊंगा। यांग मिंग को एक रहस्यमयी संदेश मिला कि शेन ये खतरे में है। वह तुरंत शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम में पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उस पर तीरों की बौछार हुई, जिन्हें उसने एक ही झटके में मक्खियों की तरह हवा में कुचल दिया। अचानक चारों ओर कोहरा छा गया और उसे शेन ये जैसी एक आकृति दिखी। पर यांग मिंग झांसे में नहीं आया। जैसे ही उस पर तलवार से हमला हुआ, उसने झुककर अपना सुप्रीम फिस्ट जड़ा। टक्कर एक काली तलवार से हुई जिसे जेड डेमन मास्क पहने एक साइक लूतियान ने पकड़ रखा था। शक्ति का भीषण प्रदर्शन। शेन ये कहाँ है? यांग मिंग ने कड़वाहट से पूछा। लूतियान ने अपने बदले हुए चेहरे और आवाज़ के साथ झूठ बोला, वह तो कब की मर चुकी है। यांग मिंग गुस्से से पागल हो गया और बिजली की गति से हमला किया।
उसने लुतियान के पेट पर ग्राउंड क्वैक किक जड़ी, जिससे लुतियान का अर्थशील तावीज कांच की तरह टूट गया और वह दूर जा गिरा। लुतियान दंग रह गया, एक ही किक में मेरा सबसे मजबूत तावीज तोड़ दिया। उसने अपनी दिव्यकाष्ठ कला वुड मास्टरी सक्रिय की, जिससे उसके घाव तुरंत भरने लगे। लुतियान ने अपनी नेबुला तलवार निकाली और हमला बोला। दोनों के बीच तलवार और मुक्कों का ऐसा तांडव शुरू हुआ कि गोदाम की दीवारें कांपने लगीं। लुतियान ने अपनी आइज ऑफ फॉर्चून से आने वाले हर खतरे को पहले ही देख लिया, पर यांग मिंग की ताकत हर पल बढ़ती जा रही थी। जादुई चालें और मर्सिनरी किंग का क्रोध। लुतियान ने अपनी ब्लैकआउट माया का उपयोग किया, जिससे यांग मिंग की आंखों के सामने एक सेकंड के लिए अंधेरा छा गया। उसी पल लुतियान ने अपनी स्नो सिल्वर सुइयां चारों दिशाओं से उस पर छोड़ी। यांग मिंग ने अपनी आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी का ऐसा दबाव बनाया कि लुतियान की सुइयां हवा में ही धीमी पड़ गईं। यांग मिंग ने अपने हाथ की अंगूठी से रोशनी का एक खंजर लाइट डैगर बनाया और लुतियान की ओर फेंका। लुतियान ने अपनी जान बचाने के लिए साओ यू लोमड़ी को बुलाया और दोहरे ढाल कवच का उपयोग किया। खंजर लुतियान के कंधे को चीरता हुआ निकल गया, पर उसका दिल बाल बाल बच गया। साओ यू ने पूरे गोदाम को भ्रम अलूजन से भर दिया। यांग मिंग ने गुस्से में एक साई को 2 टुकड़ों में काट दिया, पर वह केवल एक परछाई निकली। कोहरे के बीच से लुतियान की बदली हुई आवाज गूंजी, अंकल क्यों तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। यांग मिंग पागलों की तरह दहाड़ा, उसकी ऊर्जा के विस्फोट से वहां रखे सारे लकड़ी के बक्से चूरा हो गए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उधर लुतियान और साओ यू अंधेरे में ओझल हो चुके थे। लुतियान ने यांग मिंग की असली ताकत का सारा डेटा रिकॉर्ड कर लिया था। खेक, लुतियान ने अपने कंधे के गहरे घाव को पकड़ते हुए आह भरी। साओ यू लोमड़ी के भ्रम ने यांग मिंग को उलझा दिया था, जिससे उसे भागने का मौका मिल गया। वह एक सुनसान जगह पर रुका और अपनी दिव्यकाष्ठ कला वुड मास्टरी और 1000 साल के स्पिरिट मिल्क का उपयोग कर अपने घाव को भरना शुरू किया। उसने यांग मिंग का स्टेटस चेक किया और सन रह गया। उसकी शक्ति 200 अन बढ़कर 4200 हो गई थी। कमीने, ये लड़ते लड़ते और मजबूत कैसे हो जाता है। लुतियान ने चिढ़कर कहा। सुकिंग्याओ ने याद दिलाया कि वह स्वर्ग का पुत्र सोन ऑफ हेवन है, उसका भाग्य ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। महंगा सिमुलेशन और प्रहार। लुतियान ने गॉड स्पेस में यांग मिंग का सिमुलेशन नकली पुतला बनाने का आदेश दिया। सिस्टम ने इसकी कीमत 5000 फॉर्चून पॉइंट्स मांगी। लुतियान ने सुकिंग्याओ से डिस्काउंट मांगा तो उसने शरारत से कीमत 4999 कर दी। गुस्से को पीते हुए लुतियान ने सिमुलेशन शुरू किया। शुरू में उसने गुस्से में सिमुलेशन वाले यांग मिंग के दिल में तलवार भोंक दी। क्या मन भर गया? किंग्याओ ने हंसते हुए पूछा। लुतियान ने सिर हिलाया और असली अभ्यास शुरू किया। उसने महसूस किया कि यांग मिंग अपनी आंतरिक ऊर्जा को बाहर प्रोजेक्ट कर सकता है। वह मेरी जादुई तावीज़ों को देखकर भी ज्यादा हैरान नहीं हुआ, जैसे उसे पहले से पता हो कि ऐसी चीजें वजूद में हैं। लुतियान को एहसास हुआ कि यह दुनिया उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। एस्ट्रल क्षेत्र, एस्ट्रल रेल्म की यात्रा। लुतियान ने यांग मिंग की असली शक्ति और उसके मर्सिनरी किंग की देह, मर्सनरी किंग्स बॉडी की कमजोरी जानने के लिए सिस्टम को पैसे देने के बजाय अपनी आइज ऑफ फॉर्चून और हेवनली लू अपन दिव्य दिशा सूचक का उपयोग करने का फैसला किया। वह अपने थ्रोन ऑफ फेट भाग्य के सिंहासन पर बैठा और उसकी चेतना एस्ट्रल क्षेत्र में पहुंच गई। वहां उसने समय को पीछे मोड़ा और यांग मिंग के भाग्य के धागों को खंगाला। अचानक यांग मिंग का सुनहरा आभामंडल एक राक्षसी नकाब पहने हुए एक बख्तरबंद योद्धा आर्मर्ड डेमन के रूप में बदल गया। उस राक्षस ने एस्ट्रल क्षेत्र के पर्दे को फाड़ते हुए सीधे लुतियान की ओर देखा। एक ऐसी भयानक और वर्णनातीत ऊर्जा लुतियान की ओर बढ़ी जिससे उसका रूह तक कांप उठी। लुतियान ने पीछे हटने के बजाय उस आकृति को अपनी बीच की उंगली मिडिल फिंगर दिखाए और तुरंत अपना संपर्क तोड़ दिया। सफलता की गूंज। एस्ट्रल क्षेत्र से बाहर आते ही लुतियान पसीने से भीग गया था, पर उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। कमीने, तुम मुझे डराना चाहते थे, पर मैंने वह जानकारी हासिल कर ली है जो मुझे चाहिए थी। उसने यांग मिंग की मर्सिनरी किंग की देह के उस छिपे हुए राज को जान लिया था जिसे सिस्टम 5000 पॉइंट्स में बेच रहा था। सुकिंग्याओ ने उसे देखा, पर लुतियान ने कुछ नहीं कहा। वह अब जान चुका था कि यांग मिंग को जड़ से कैसे खत्म करना है। लुतियान ने अपनी दिव्य दृष्टि और एस्ट्रल क्षेत्र से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया। उसने महसूस किया कि वह अब तक अपनी शक्तियों का केवल एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा था। थ्रोन ऑफ फेट का उपयोग करना उसे थका देता था, पर इसके बदले मिलने वाली जानकारी अनमोल थी। यांग मिंग की मर्सिनरी किंग देह की विशेषताएं। डोमिनेशन ऑरा, अपने से कमजोर लोगों को केवल अपनी आभा से दबा देना। विगोरस फिजिक, जहर और ऊर्जा के हमलों के प्रति लगभग प्रतिरोधी और घावों को तेजी से भरना। कमजोरी का पता लगाना, लड़ाई के दौरान दुश्मन के वार की कमजोरी देख लेना और उसे माफ करना। लुतियान ने मुस्कुराते हुए गॉड स्पेस में एक नया फिजिक कोरोशन पॉइजन देह संक्षारक जहर तैयार किया। सुकिंग्याओ ने पूछा, तुम उसे यह खिलाओगे कैसे? लुतियान ने शरारत से कहा, वह इसे खुद खुशी खुशी लेगा। डिजिटल जाल और लालच। उधर यांग मिंग अपने घर में बैठा लुतियान के फोन को टैप कर रहा था। उसने लुतियान और वांग यी की एक फर्जी बातचीत सुनी। वांग यी, ये प्राचीन डिटॉक्सिफाइंग दवा जहर मिटाने वाली बहुत कीमती है। ये किसी भी जहर को जड़ से खत्म कर सकती है और पुरुषों की यांग ऊर्जा बढ़ाकर बिस्तर पर लंबी शक्ति दे सकती है। यांग मिंग की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि अंकल क्यू के जहर और अपनी नपुंसकता का इलाज उसे मिल गया है। लुतियान, तुम वाकई एक फरिश्ता हो, तुमने मेरे लिए खुद दवा तैयार की है। यांग मिंग ने उसे लूटने की योजना बनाई। फेंग ताइहोंग के साथ बैठक।
लुतियान फैंग ताइहोंग होंग्यान के दादा के पास पहुंचा। उसने ओल्ड मास्टर को यांग मिंग और शेनये का वह आपत्तिजनक वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर ओल्ड मास्टर ताइहोंग थोड़े असहज हुए, पर फिर भी उन्होंने यांग मिंग का पक्ष लिया। वह एक मर्सिनरी किंग है, उसकी ताकत हमारे परिवार की रक्षा करेगी। शादी के बाद वह वफादार हो जाएगा। लुतियान को बूढ़े की सोच पर तरस आया। दादाजी, आप बहुत उदार हैं, पर क्या आपने सोचा है कि इतने सारे अवैध संबंधों के कारण यांग मिंग को कोई भयानक गुप्त रोग एसटीडी हो सकता है? क्या आप चाहते हैं कि होंग्यान को भी वह बीमारी लग जाए? ताइहोंग का चेहरा पीला पड़ गया। बीमारी? पर वह एक शक्तिशाली योद्धा है। लुतियान ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, शक्तिशाली योद्धाओं को और भी खतरनाक बीमारियां होती हैं दादाजी। लूट का खेल। उधर शहर की सड़कों पर यांग मिंग ने लुतियान के आदमियों का पीछा किया और वह बैग लूट लिया जिसमें वह बैंगनी रंग का इंजेक्शन, जहर और पीला तरल था। अंत में यह मेरा हुआ। यांग मिंग ने एक सुनसान जगह पर रुककर उस सिरिंज को देखा। उसे लगा कि अब उसकी खोई हुई मर्दानगी और ताकत वापस आ जाएगी। उसने बिना देर किए वह इंजेक्शन अपने शरीर में लगा लिया। यांग मिंग ने मर्सिनरी किंग होने का फायदा उठाते हुए बड़ी आसानी से लुतियान के आदमियों से वह बैग छीन लिया जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन दवा थी। घर पहुंचकर उसने लुतियान और वांग यी की एक और रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें लुतियान दवा चोरी होने पर आग बबूला हो रहा था। यांग मिंग को लगा कि उसने जैकपॉट मार लिया है। उसने बिना देर किए वह बैंगनी तरल पी लिया। इसे असर दिखाने में 1-2 दिन लगेंगे। यांग मिंग मुस्कुराया। उसे अपने शरीर में एक हल्की गर्मी महसूस हुई और उसके निचले हिस्से में भी थोड़ी हलचल हुई। उसे लगा कि लुतियान की दवा काम कर रही है, जबकि हकीकत में वह लुतियान का बनाया हुआ फिजिक कोरोजन पॉइजन था। डिंग! यांग मिंग ने वह जहर पी लिया। यांग मिंग की शक्ति -700 अंक। यांग मिंग डेस्टिनी -100 होस्ट डेस्टिनी जोड़ 100 जोड़ 5000 फॉर्चून पॉइंट्स। दादाजी ताइहोंग का टेस्ट। इधर लुतियान फैंग ताइहोंग को समझा रहा था कि यांग मिंग को कोई गुप्त बीमारी एसटीडी हो सकती है। ताइहोंग थोड़े संशय में थे तो लुतियान ने एक नीली पुड़िया निकाली। दादाजी, इसे चखिए। ताइहोंग ने जैसे ही उसे चखा, लुतियान ने उनसे उनकी पसंदीदा हीरोइन के बारे में पूछा। जैसे ही ताइहोंग ने ना मेई का नाम लिया, उनके शरीर में खून का संचार बढ़ गया और उनकी पेंट में एक उभार बल्ज आ गया। लुतियान ठहाका मारकर हंसा। देखिए दादाजी, आप इस उम्र में भी कितने मजबूत हैं। यह एक हल्का कामोत्तेजक पाउडर है। अगर यांग मिंग इसे चखने के बाद भी खड़ा नहीं होता तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। ताइहोंग अब पूरी तरह लुतियान की योजना से सहमत थे। सेना का घेरा और वान हुई। जब लुतियान अपनी कार से लौट रहा था तो अचानक कुछ बख्तरबंद सैनिक वाहनों ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे लगा कि कोई मजाक हो रहा है, पर जब उसे अवैध गतिविधियों के शक में पकड़ने की बात कही गई तो उसने अपनी आइज ऑफ फॉर्चून सक्रिय की। उसने एक कंकड़ उठाया और एक खाली जगह पर फेंका। वहां से बुजुर्ग वान हुई ट्रू मार्शल ऑर्डर के सदस्य प्रकट हुए। तुम वाकई विशेष हो लुतियान। बहुत कम लोग मुझे छिपते हुए पकड़ पाते हैं। वान हुई उसे अपने साथ बेस पर चलने के लिए मनाने लगे। लुतियान ने पहले मना किया, पर अंत में वह उनके साथ ट्रू मार्शल ऑर्डर के मुख्यालय चला गया। मुख्यालय किसी किले जैसा था जहां चप्पे चप्पे पर मार्शल आर्टिस्ट तैनात थे। वान हुई उसे एक बड़े हॉल अखाड़े में ले गए। जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों न थोड़ा अभ्यास और मजा किया जाए। वान हुई ने मुस्कुराते हुए लुतियान को चुनौती दी। मुख्यालय के भीतर वान हुई लुतियान को एक अत्याधुनिक मशीन के पास ले गए। यह मशीन एक मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति मापती है। एक औसत मिड स्टेज मार्शल मास्टर का प्रहार 1000 यूनिट्स का होता है। लुतियान ने बिना किसी तैयारी के नीली डिस्क पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। धमाका! स्क्रीन पर 2000 यूनिट्स चमक उठा। वान हुई की आंखें फटी रह गईं, पर बगल में खड़े असिस्टेंट का चेहरा और भी ज्यादा पीला था। सर, मशीन ठीक है, पर समस्या कुछ और है। एनर्जी आउटपुट देखिए, वहां 0% लिखा था। वान हुई सन रह गए। इसका मतलब था कि लुतियान ने अपनी आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी का रत्ती भर भी इस्तेमाल नहीं किया था। ये पूरी तरह उसकी शारीरिक ताकत थी। 1 इंच पंच। लुतियान मुस्कुराया और फिर से मशीन के सामने खड़ा हुआ। इस बार उसने अपना मुक्का डिस्क से मात्र कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रखा और 1 इंच पंच का प्रयोग किया। धमाका! नंबर कूदकर 2600 यूनिट्स पर पहुंच गया और एनर्जी आउटपुट अभी भी 0% था। हॉल में सन्नाटा छा गया। वान हुई अब जान चुके थे कि लुतियान जैसा प्रतिभाशाली युवा शायद ही पूरे देश में कोई और हो। ये कॉन्गजी का आगमन। तभी दरवाजा तोड़कर एक 6 फुट का रोबीला आदमी अंदर आया। उसके सीने पर सैन्य पदक चमक रहे थे और उसकी आभा अत्यंत प्रभावशाली थी। वही कॉन्गजी था। वान हुई ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओल्ड कॉन्ग, यहाँ भी अपनी टांग अड़ाने आ गए। कॉन्गजी ने लुतियान की प्रशंसा करनी चाहिए, पर लुतियान ने उसे बोलने से पहले ही टोक दिया। मैं सेना में भर्ती नहीं होने वाला और न ही किसी के नीचे काम करूंगा। मैं अपनी शर्तों पर देश की सेवा कर सकता हूं। कॉन्गजी और वान हुई दंग थे कि इस लड़के ने उनकी मंशा पहले ही भांप ली। लुतियान ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं हेवन सीक्रेट टावर का शिष्य हूं, मुझे सब पता है। कॉन्गजी को लगा कि लुतियान किसी प्राचीन गुप्त संप्रदाय से है। एक व्यापारिक प्रस्ताव। लुतियान ने कॉन्गजी का हाथ झटकते हुए कहा, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो हम साझेदार पार्टनर के रूप में काम कर सकते हैं। मैं अपनी नई कंपनी खोल रहा हूं। क्या आपको मक्खी के आकार का सुनने वाला उपकरण चाहिए, या टाइटेनियम से 10 गुना मजबूत और एल्यूमिनियम से हल्का एलॉय, या नया सैन्य ईंधन? कॉन्गजी और वान हुई के होश उड़ गए।
जाते जाते लू तियान ने अपनी दिव्य मारक आभा डिवाइन किलिंग ऑर्डर छोड़ी, जिससे कोंगुजी जैसा अनुभवी योद्धा भी एक पल के लिए काम गया। मैं अपने भविष्य के ग्राहकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लू तियान हंसते हुए मुख्यालय से बाहर निकल गया। मुख्यालय के पीछे कोंगुजी ने वान हुई से कहा, ओल्ड वान, क्या तुमने वह आभा महसूस की, जैसे कोई देवता ऊपर से देख रहा हो? फिर वह अचानक ठिठका, रुको, इसका सरनेम लू जून जून तियन्युन है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या खेल शुरू? बाहर आकर लू तियान ने शानवे को फ़ोन किया। जी मास्टर, सब तैयार है। हाँ मास्टर, आपकी हिदायतों के मुताबिक सब कुछ सेट कर दिया गया है। बहुत अच्छे, अब तमाशा शुरू होने दो। एक आलीशान कमरे में लिंग होंग पल हॉल के मालिक अभी सोकर उठे ही थे कि उनके बटलर ने खबर दी, साहब, जेडसी गैंग से कोई आपसे मिलने आया है। लिंग होंग घबरा गए, क्योंकि इस गैंग का पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड पर राज था। वे लिविंग रूम में पहुंचे जहां लू शानवेई लुओ बिंग्यू की दाहिनी हाथ बैठी थीं। शानवेई ने बिना समय बर्बाद किए लिंग होंग को एक वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही लिंग होंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसमें उनकी पत्नी शेन ये यांगमिंग के साथ बाथरूम में रंगोलियां मना रही थी। शानवेई ने आग में घी डालते हुए कहा, यांगमिंग वही लड़का है जिसने आपके बेटे का अपमान किया और अब आपकी पत्नी के साथ भी। मेरा मशवरा है कि उसे सीधे मत घेरिए, फैंग होंग्यान उसकी कमजोरी है, उसे मोहरा बनाइए। लिंग होंग ने तुरंत अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करने का आदेश दिया। फैंग होंग्यान और आग का तांडव। दूसरी तरफ फैंग होंग्यान को शेन ये का फोन आया, जिसने उसे एक डील फाइनल करने के लिए बुलाया। होंग्यान को लगा कि शेन ये अपने बेटे की गलतियों की भरपाई करना चाहती है, पर होटल पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यह एक चाल थी। वहां लिंग यू पहले से ही मौजूद था। लिंग यू ने होंग्यान को अकेला पाकर बदतमीजी शुरू की, पर होंग्यान ने अपनी नई जागृत शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा, जिसने लिंग यू को मेज पर पटक दिया। होंग्यान बाथरूम में जा छिपी और मदद के लिए यांगमिंग को फोन किया। यांगमिंग ने फोन उठाया, पर पिछले धोखे को याद करते हुए उसे लगा कि यह फिर से किसी दुश्मन का भ्रम इल्यूजन है। अपना नाटक बंद करो, मुझे रविवार का मजा लेने दो। उसने फोन काट दिया। होंग्यान सन रह गई। यांगमिंग ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। लिंग यू ने दरवाजा तोड़ दिया, पर होंग्यान डरी नहीं। उसने लू तियान का दिया हुआ दूसरा तावीज निकाला और चिल्लाई, फायरबॉल। धमाका, एक विशाल आग का गोला लिंग यू से टकराया और देखते ही देखते वह जलकर राख हो गया। होंग्यान ने कांपते हाथों से अपने दादाजी को फोन किया और यांगमिंग को खत्म करने की कसम खाए। लू तियान की जीत। लू तियान अपनी कार में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने ठीक उसी समय व्हील ऑफ मिसफॉर्चून का इस्तेमाल किया था जब होंग्यान ने यांगमिंग को फोन किया था, जिससे यांगमिंग के मन में संदेह पैदा हुआ। डिंग, यांगमिंग ने फैंग होंग्यान का भरोसा पूरी तरह खो दिया। यांगमिंग डेस्टिनी -200 होस्ट डेस्टिनी जोड़ 200 जोड़ 1000 फॉर्चून पॉइंट्स। लू तियान ने अपना जेड डेमन मास्क निकाला। अब अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। लेखक का नोट, दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट्स और रिव्यूज के जरिए सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार की जरूरत है तो बेझिझक कहें। लानत है, ये सब क्या हो रहा है? यांगमिंग पागलों की तरह कार चलाते हुए चिल्लाया। कुछ देर पहले फैंग ताइहोंग ने उसे फोन करके बताया था कि फैंग होंग्यान का अपहरण हो गया है। यांगमिंग को पछतावा हो रहा था कि उसने होंग्यान की मदद की पुकार को अनसुना कर दिया। तभी उसे लिंग होंग का फोन आया। हरामखोर, तूने मेरी औरत के साथ सोने की हिम्मत की, अब अपनी मौत का इंतजार कर। लिंग होंग ने उसे एक पुराने गोदाम में बुलाया। होंग्यान की सुरक्षा। उधर फैंग होंग्यान घबराई हुई थी, पर तभी काले कपड़ों में कुछ लोग वहां पहुंचे। होंग्यान हमला करने ही वाली थी कि वे सब झुक गए। मिस फैंग, हम मास्टर लू तियान के आदमी हैं, उन्होंने हमें आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है। वांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता न करें, मास्टर लू खुद लिंग होंग से निपटने गए हैं। होंग्यान के दिल में लू तियान के लिए प्यार और बढ़ गया, पर वह उसकी सलामती के लिए डरी हुई भी थी। गोदाम में खूनी खेल। यांगमिंग गोदाम में पहुंचा जहां लिंग होंग ने शेन ये को बुरी तरह पीटकर जमीन पर पटक रखा था। कमीने, मेरी पत्नी के साथ रंगलियां मनाकर तू बच जाएगा। लिंग होंग दहाड़ा। यांगमिंग ने उसे अपनी बीच की उंगली दिखाई। मैंने उसके साथ मजे किए क्योंकि तू उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। लिंग होंग के इशारे पर दर्जनों गुंडे यांगमिंग पर टूट पड़े। यांगमिंग ने अपनी शारीरिक शक्ति से उन्हें मारना शुरू किया, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके मुंह और नाक से खून बह रहा है। लू तियान का दिया हुआ फिजिक कोरोशन पॉइजन असर दिखा रहा था। उसकी मेरिडियन नसें फटने लगी थीं। अंकल बटलर ने अपनी जादुई तलवार से हमला किया। यांगमिंग ने तलवार को नंगे हाथों से पकड़ा और बटलर का गला चीर दिया, पर इस प्रक्रिया में उसकी आंतरिक चोटें और बढ़ गईं। उसने लिंग होंग के बाकी मार्शल मास्टर्स को भी मौत के घाट उतार दिया, पर वह खुद भी बुरी तरह घायल हो चुका था। लिंग होंग का अंत और लू तियान का जाल। लिंग होंग ने अपनी पिस्तौल निकाली और यांगमिंग पर गोलियां चलाईं। यांगमिंग की आंतरिक ऊर्जा काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसे गोलियां खानी पड़ीं। फिर भी वह लिंग होंग तक पहुंच गया और एक ही प्रहार में उसके सीने की हड्डियां चकनाचूर कर दीं। लिंग होंग दीवार से टकराकर ढेर हो गया। यांगमिंग पसीने और खून से लथपथ था। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, पर तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने अपनी अंगूठी से रोशनी की तलवार बनाई और पीछे मुड़कर हमला करने वाले नकाबपोश जेड डेमन मास्क के सीने में तलवार भोंक दी। हाँ, मुझे पता था तुम आओगे, अब मरो। यांगमिंग हंसा, पर उसे तुरंत महसूस हुआ कि वह तलवार किसी इंसान के शरीर में नहीं, बल्कि किसी कागज या मिट्टी के पुतले में धंसी है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। पीछे से लू तियान की असली आवाज गूंजी, राइज ऑफ स्टॉर्म।
फ्लैशिंग लाइटनिंग। लुतियान ने जेड डेमन मास्क पहनकर यांग मिंग की पीठ में अपनी डार्क नेबुला तलवार भोंक दी। यांग मिंग खून उगलते हुए पलटा, पर लुतियान की ब्लेजिंग गोल्ड पाम ने उसके जबड़े को अपनी जगह से हिला दिया। यांग मिंग बुरी तरह घायल था और लुतियान ने एक एक करके उसकी मेरिडियन काट दी। नहीं, मेरी शक्तियाँ, यांग मिंग चीखा, पर लुतियान ने उसके दंतियान डैंशन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यांग मिंग अब एक अपाहिज बन चुका था। लुतियान ने उसके गले से एक जादुई पेंडेंट और उसकी अंगूठी छीन ली। डिंग, आपने यांग मिंग की कल्टिवेशन नष्ट कर दी। यांग मिंग डेस्टिनी -1000 होस्ट डेस्टिनी जोड़ 1000 जोड़ 5000 फॉर्चून पॉइंट्स। डिंग, होस्ट ने डेमन टायरेंट बॉडी आर्ट प्राप्त की। शेनये का समर्पण। लुतियान ने शेनये को डराया और उसे एक गुलाम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। अब पल हॉल की सारी संपत्ति लुतियान के नाम हो चुकी थी। शेनये अब केवल एक मोहरा बनकर रह गई थी जो लुतियान के लिए कंपनी चलाएगी। लुतियान अपनी योजना की सफलता पर मुस्कुराते हुए वहां से ओझल हो गया। अस्पताल में तमाशा। अस्पताल में फैंग होंग्यान और फैंग ताइहोंग यांग मिंग के बिस्तर के पास खड़े थे। यांग मिंग पट्टियों में लिपटा हुआ था। डॉक्टर ने ताइहोंग को अकेले में बुलाकर बताया, मिस्टर फैंग, यांग मिंग अब कभी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा और उसका ड्रैगन अब कभी नहीं उठेगा। ताइहोंग सन रह गए। लुतियान ने सही कहा था, यांग मिंग अब एक नपुंसक बन चुका था। ताइहोंग ने तुरंत शादी का विचार छोड़ दिया। शादी? कैसी शादी? मैं खुद यांग मिंग को मना कर दूंगा, ताइहोंग ने अपना यूटर्न लेते हुए कहा। अंतिम प्रहार। यांग मिंग की नजरों के सामने कमरे में अब केवल होंग्यान और लुतियान थे। लुतियान जानता था कि यांग मिंग होश में है और सब देख सुन रहा है। उसने होंग्यान को अपनी बाहों में भरा और उसे चूमने लगा। होंग्यान, जो लुतियान के फेरोमोन्स के जादू में थी, पूरी तरह समर्पित हो गई। लुतियान ने शरारत से फुसफुसाते हुए कहा, होंग्यान, यांग मिंग अब कभी मर्द नहीं बन पाएगा। होंग्यान ने घृणा से यांग मिंग को देखा और फिर लुतियान के सामने घुटनों पर बैठ गई। उसने लुतियान की पैंट की जिप खोली और उसके विशाल ड्रैगन को अपने मुंह में ले लिया। बिस्तर पर लेटा यांग मिंग अपनी आंखों के सामने अपनी मंगेतर को अपने कट्टर दुश्मन को ओरल देते देख रहा था। वह हिलने की कोशिश कर रहा था, पर उसका शरीर पत्थर बन चुका था। उसका दिमाग और आत्मा पूरी तरह टूट गए। डिंग, यांग मिंग ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। यांग मिंग डेस्टिनी -50 जोड़ 2500 फॉर्चून पॉइंट्स। डिंग, यांग मिंग ने अपनी स्वर्ग के पुत्र सोन ऑफ हेवन की पदवी खो दी। होस्ट को मिले जोड़ 500 डेस्टिनी जोड़ 2500 फॉर्चून पॉइंट्स। लेखक का नोट, दोस्तों, इस दाववादी लेखक की कमाई 30% गिर गई है। कृपया अपनी दुआओं और कमेंट से मेरा समर्थन करें। यांग मिंग के लिए वह दृश्य किसी नरक से कम नहीं था, जहां उसकी मंगेतर फैंग होंग्यान लुतियान के क्रीमी कैंडी का स्वाद बड़े मजे से ले रही थी। होंग्यान के चेहरे पर लुतियान के प्यार के निशान देखकर यांग मिंग की नब्ज तेज हुई और वह फिर से बेहोश हो गया। वह अब एक कचरे के ढेर के अलावा कुछ नहीं था। होंग्यान ने अपना मुंह साफ किया और लुतियान के गले लग गई। लुतियान ने उसे बताया कि अब पर्ल हॉल उसका है। होंग्यान सन रह गई। ग्रीनलीफ सिटी का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साम्राज्य अब लुतियान की मुट्ठी में था। उसने होंग्यान से कहा कि वह अब पूरे देश में अपने व्यापार को फैलाने के लिए तैयार रहे। लुतियान की नई उपलब्धियां। लुतियान अपनी बैटमोबाइल चलाते हुए गुनगुना रहा था। उसने अपना स्टेटस विंडो खोला। डेस्टिनी 6000 फॉर्चून पॉइंट्स 102,000। प्रोफेशन डिवाइनर लव 4 हत्यारा मास्टर। असाधारण, यांग मिंग ने वाकई मुझे मालामाल कर दिया। लुतियान ने तुरंत 10,000 पॉइंट्स खर्च करके अपने मिस्टिक गार्डन को अपग्रेड किया ताकि जड़ी बूटियां और तेजी से बढ़ें। घर पर सुंदरी टकराव ब्यूटी क्लैश। जब लुतियान घर पहुंचा तो वहां का माहौल बारूद जैसा था। जियानरू और यान मिंगजू के साथ साथ ली यूलिंग और मुशियानवे यूनियन भी वहां मौजूद थीं। यूनयुन और यूलिंग इस बात से नाराज थीं कि लुतियान ने उन्हें पर्वत से लौटने के बाद एक बार भी याद नहीं किया। लुतियान ने स्थिति को भांपते हुए रसोई की ओर दौड़ लगाए। लड़कियों, तुम लोग आपस में बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बना रहा हूँ। उसने मिस्टिक गार्डन की दुर्लभ जड़ी बूटियों से ऐसा अमृत भोजन तैयार किया कि लड़कियों का गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। खाने के दौरान जियानरू ने महसूस किया कि ये नई लड़कियां भी लुतियान की दीवानी हैं। हे भगवान, ये लड़का बाहर और कितनी लड़कियां फंसा कर आया है। यानरू ने मन ही मन आह भरी। वहीं मिंगजू भी नई प्रतियोगियों को देखकर थोड़ी चिंतित थी। पल हॉल की सैर। नाश्ते के बाद यूनयुन और यूलिंग लुतियान को अपने साथ ले गईं। लुतियान उन्हें मुआवजे के तौर पर पल हॉल ले गया। वहां शेनये, जो अब लुतियान की गुलाम बन चुकी थी, ने उनका स्वागत किया। वह लुतियान के सामने खौफ से कांप रही थी, पर बाहर से उसने एक कुशल मैनेजर का नकाब पहन रखा था। मिस शेन, क्या आप हमें अपने सबसे कीमती खजाने दिखाएंगी? मेरा मतलब है वे चीजें जो आम लोगों के लिए नहीं हैं, लुतियान ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। शेनये ने सिर हिलाया और उन्हें एक गुप्त तिजोरी की ओर ले गई, जहां प्राचीन और जादुई वस्तुओं का भंडार छिपा था। लेखक का नोट, मर्सिनरी किंग आर्क यहाँ समाप्त होता है। अगला आर्क शुरू होने से पहले एक छोटा सा अंतराल इंटरलूड होगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला आर्क किस बारे में होगा? शेनये उन सभी को इमारत के गहराई में ले गई जहां गहनों और प्राचीन वस्तुओं की कतारें लगी थीं। अंत में वे एक विशेष सुरक्षा द्वार पर पहुंचे, जिसकी रखवाली 4 मार्शल मास्टर कर रहे थे। फिंगरप्रिंट और कैमरा स्कैन के बाद दरवाजा खुला। अंदर कदम रखते ही यूनयुन और यूलिंग की आंखें चमक उठीं। लुतियान ने अपनी आइज ऑफ फॉर्चून सक्रिय की।
उसने चारों ओर देखा और एक जेड फीनिक्स हेयरपिन चुनी जिस पर लाल रंग की नसें थीं। शेन ये ने बताया, यह एक महारानी की हेयरपिन है जो दुर्लभ अज़्योर जेड से बनी है। लुतियान ने इसे यूलिंग के लिए चुना। इसके बाद उसने यूनयुन के लिए एक काला क्रिस्टल हार्ट फ्लेम ऑब्सिडियन जेम चुना। ये प्राचीन दाओवादी मंदिर से मिला है जो कड़ाके की ठंड में भी शरीर को गर्मी देता है, शेन ये ने समझाया। लुतियान ने एक रहस्यमयी प्राचीन स्क्रॉल भी खोजा जो सुनहरी चमक बिखेर रहा था। वह उसे भी साथ ले गया और शेन ये को विदा किया। ड्रेसिंग रूम का नज़ारा। जब यूनयुन और यूलिंग कपड़े देखने में व्यस्त थीं, लुतियान ने अपने इंपीरियल कार्विंग ब्रश से हेयरपिन और हार पर सुरक्षा रून्स उकेरे। तभी मुंह यूनयुन ने उसे ड्रेसिंग रूम के अंदर बुलाया। लुतियान जैसे ही अंदर घुसा, यूनयुन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वहाँ केवल यूनयुन नहीं बल्कि ली यूलिंग भी अधनंगी हालत में मौजूद थी। यूनयुन, ये तुम क्या कर रही हो? यह महिलाओं का चेंजिंग रूम है। यूलिंग शर्म से लाल होकर चिल्लाए। यूनयुन हंसी, मैं बस भाई लू से पूछना चाहती थी कि मुझ पर गुलाबी लॉन्जरी अच्छी लगेगी या बैंगनी। और वैसे भी हम ये पहली बार थोड़े ही कर रहे हैं। लुतियान ने यूलिंग को शांत किया और उसके बालों में वह जादुई हेयरपिन लगा दी। यूलिंग ने महसूस किया कि उसकी आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह बहुत सुगम हो गया है। ये तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद करेगा और ज़रूरत पड़ने पर हथियार का काम भी करेगा, लुतियान ने समझाया। बहनों जैसा प्यार, यूनयुन ने शरारत से कहा, तुम यूलिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, मेरा क्या? लुतियान ने उसके गले में वह हार पहनाया जो उसे दुश्मनों के हमले से बचाएगा। यूनयुन ने खुशी में लुतियान को चूम लिया। ये देखकर यूलिंग ने भी अपनी झिझक छोड़ी और लुतियान को अपनी ओर खींचकर चूमना शुरू कर दिया। यूनयुन, तुमने ही तो कहा था कि हम भाईलू को बहनों की तरह बराबरी से बांटेंगी। अब मेरी बारी है, यूलिंग ने अधिकार के साथ कहा। दोनों लड़कियों ने महसूस किया कि लुतियान की खुशबू और उसका स्वाद पहले से कहीं ज्यादा नशीला हो गया है। उन्हें नहीं पता था कि लुतियान के फेरोमोन्स ऑफ लस्ट ने उन्हें पूरी तरह वश में कर लिया है। क्लाउड कॉर्पोरेशन की ओर। ड्रेसिंग रूम से बाहर आने के बाद लुतियान ने राहत की सांस ली। तभी उसे वांग यी का फोन आया। मास्टर, क्या आप खाली हैं? मैंने क्लाउड कॉर्पोरेशन के साथ मीटिंग तय की है जिसे आप खरीदना चाहते थे। लुतियान की आंखें चमक उठीं। उसने यूनयुन और यूलिंग को घर छोड़ा और अपनी नई कंपनी बनाने के मिशन पर निकल पड़ा। मेरे पास मैकेनिकल गॉड की यादें हैं, उन्हें अब दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। लुतियान अपनी फरारी से क्लाउड कॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पहुंचा। उसने अपनी आइज ऑफ फॉर्चून से इमारत को देखा जहां उसे नीली और काली ऊर्जा के बीच चांदी जैसी धुंध सिल्वर मिस्ट दिखाई दी। डिंग, होस्ट ने 5000 डेस्टिनी पॉइंट्स पार कर लिए हैं। भाग्य की प्रवीणता बढ़ी। क्या होस्ट आइज ऑफ फॉर्चून को LV5 पर अपग्रेड करने के लिए 20,000 फॉर्चून पॉइंट्स खर्च करना चाहता है? लुतियान ने भारी मन से पॉइंट्स खर्च किए। अपग्रेड के बाद वह समझ गया कि सिल्वर रंग का मतलब विकल्प चॉइस है। ये कंपनी या तो पूरी तरह बर्बाद होगी या फिर राख से उठकर फीनिक्स की तरह चमकेगी। और यह सब लुतियान के हस्तक्षेप पर निर्भर था। CEO बाय यूकिंग से मुलाकात। सफ़ेद टक्सीडो और लाल शर्ट में लुतियान किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं लग रहा था। जब वह बिल्डिंग के अंदर गया तो उसके गैंग के सदस्यों गार्ड्स ने झुककर उसका स्वागत किया, जिससे ऑफिस की लड़कियां उसकी दीवानी हो गईं। लुतियान सीधे CEO बाय यूकिंग के केबिन में पहुंचा। बाय यूकिंग एक शांत और बेहद खूबसूरत महिला थी जिनकी त्वचा दूध जैसी सफ़ेद थी। लुतियान ने उनकी भाग्य की रेखाएं पढ़कर बताया कि वह अपने वैवाहिक जीवन और व्यापार दोनों में दुखी हैं। डिंग, बाय यूकिंग का स्टेटस अनलॉक। डेस्टिनी 800, विशेष गुण स्पिरिट एब्जॉर्बिंग बॉडी सील्ड, आत्मा सोखने वाली देह बंद। 2 कठिन विकल्प। लुतियान ने मेज पर हाथ रखते हुए बाय यूकिंग को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प, वह कंपनी में 300 मिलियन युआन निवेश करेगा और केवल एक निवेशक इन्वेस्टर बनकर रहेगा। दूसरा विकल्प, वह पूरी कंपनी पर कब्जा कर लेगा और खुद वहां का CEO बनेगा। यूकिंग सन रह गई। आप दूसरा विकल्प क्यों चुनेंगे? कोई भी समझदार व्यक्ति पहला ही चुनेगा। लुतियान मुस्कुराया और उन्हें लंच पर चलने का न्योता दिया। यूकिंग को लगा कि लुतियान भी उन पुरुषों में से एक है जो उसकी खूबसूरती के पीछे आए हैं, पर लुतियान की बेबाकी और आत्मविश्वास ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। लंच और भविष्यवादी वादे। लंच के दौरान लुतियान ने दूसरे विकल्प की गहराई समझाई। मिस बाय, अगर मैं CEO बनता हूं तो मैं सिर्फ 300 मिलियन युआन नहीं दूंगा। मैं आपको वे उत्पाद प्रोडक्ट्स दूंगा जो इस दुनिया की सोच से परे हैं। यूकिंग की आंखों में जिज्ञासा जगी। कैसे उत्पाद? लुतियान ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। उसे पता था कि उसके पास मैकेनिकल गॉड की यादें हैं जो इस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 टेक कंपनी बना सकती हैं। उत्पाद। बाय यूकिंग सन रह गई। लुतियान ने वाइन का घूंट भरते हुए अपनी बात जारी रखी। पहला विकल्प आपको केवल फंड देगा, लेकिन क्या आपका क्लाउड कॉर्पोरेशन इस गलाकाट बाजार में टिक पाएगा? दूसरा विकल्प आपको फंड और उत्पाद दोनों देगा। मैं आपको ऐसी क्लाउड तकनीक और सुरक्षा प्रणालियां दूंगा जो मिलिट्री ग्रेड की होंगी। बाय यूकिंग की आंखें चमक उठीं। मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट मिलना किसी सपने जैसा था। लुतियान की आवाज़ में एक अजीब सा आकर्षण था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। क्या तुम गंभीर हो? उसने पूछा। लुतियान की बैंगनी चमक वाली आंखों ने उसे और भी विचलित कर दिया। लंच खत्म होने पर लुतियान ने यूकिंग को एक शानदार फूलों का गुलदस्ता और कीमती गहने 2 मिलियन युआन के उपहार में दिए। मिस यूकिंग, सुंदरियों को फूलों की तरह संजोना चाहिए। यूकिंग का दिल दहल गया। हालांकि वह शादीशुदा थी, लेकिन उसका निजी जीवन नीरस था। लुतियान के आकर्षण ने उसके दिल में हलचल मचा दी। डिंग, बाय यूकिंग की अनुकूलता बढ़ी 3 स्टार। होस्ट को 1000 फॉर्चून पॉइंट्स मिले।
स्कम बॉयफ्रेंड और ट्रेनिंग। लूतियान ने जी यानरू को फोन किया और उसे सिल्वर स्टील प्लांट का काम देखने को कहा। यानरू ने तंज कसा, तो आज अपनी छोटी गर्लफ्रेंड्स के साथ व्यस्त हो। लूतियान ने हंसते हुए कहा, मैं केवल व्यापार के लिए दौड़ रहा हूं डार्लिंग। यानरू ने मजाक में उसे क्राइसेंथेमम पिछवाड़े के विस्तार की धमकी दी, जिससे लूतियान की रूह कांप गई। कितना कमीना बॉयफ्रेंड है। यानरू ने मुस्कुराते हुए फोन रखा और मार्शल आर्ट्स के अभ्यास में जुट गई। यूनयून और यूलिंग के साथ मौज मस्ती। लूतियान अब मुंह यूनयून के विला में था, जहां वह यूनयून और ली यूलिंग के लिए स्पिरिट शेफ बनकर खाना बना रहा था। जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से उसका खाना किसी जादुई औषधि जैसा बन गया था। खाने के बाद बातों बातों में फ्लोटिंग क्लाउड यूनिवर्सिटी, राजधानी की यूनिवर्सिटी का जिक्र आया। लूतियान ने महसूस किया कि राजधानी जाना अब अनिवार्य है, क्योंकि वहां असली खिलाड़ी और पॉइंट्स मौजूद हैं। तीनों ने मिलकर एक रोमांटिक फिल्म देखी। सोफे पर यूलिंग और यूनयून लूतियान से चिपक कर बैठी थीं। यूनयून ने शरारत से लूतियान की जांघों के बीच हाथ फेरना शुरू किया। लूतियान ने खुद पर काबू रखने की कोशिश की, पर उसकी पैंट में एक उभार आने ही लगा। लड़कियों, क्यों न अब कोई खेल खेलें? लूतियान ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। क्षितिज पर काले बादल, बाहर मौसम तूफानी हो रहा था। एक अज्ञात स्थान पर एक युवक टक्सीडो पहने खड़ा था, जिसकी आंखों में दरिंदगी थी। क्या तुम तैयार हो? एक बुजुर्ग ने पूछा। निश्चिंत रहें, मैं युवा स्वामी को वापस लाऊंगा। उम्मीद है तुम काम अच्छे से करोगे। युवक मुस्कुराया। चिंता न करें, मैं उन्हें सुरक्षित पहुंचा दूंगा। सीधे नर्क में। यूनयून लूतियान की गोद में बैठ गई, उसकी आंखों में उत्साह था। तो क्या खेल है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा आइडिया बोरिंग होगा। लूतियान ने मुस्कुराते हुए पत्तों की गड्डी निकाली। क्यों न स्ट्रिप पोकर खेला जाए? कमरे में सन्नाटा छा गया। लूतियान, तुम कितने बड़े लंपट हो, यूनयून चिल्लाए, पर लूतियान की मासूम मुस्कान के आगे दोनों लड़कियों ने हार मान ली। लूतियान ने सिक्का उछाला और अपनी किस्मत और चालाकी से दोनों बार हेड्स जीता, जिससे लड़कियों को खेल शुरू करना पड़ा। खेल और हार। 1 घंटे बाद यूनयून और यूलिंग केवल अपने अंतःवस्त्रों में बैठी थीं। लूतियान ने अपनी शर्ट उतार दी थी, जिससे उसका गठीला और आकर्षक शरीर साफ दिख रहा था। यूनयून और यूलिंग चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थीं। अगले राउंड में लूतियान ने रॉयल फ्लश के साथ बाजी मारी। यूनयून ने खींचते हुए अपना आखिरी वस्त्र ब्रा भी उतार दिया। मुझे पता था नतीजा यही होगा। उसने लूतियान को फर्श पर धकेल दिया और उसके ऊपर चढ़ गई। यूलिंग शर्म से लाल थी, पर वह भी इस माहौल से मंत्रमुग्ध थी। असली सवाल और कड़वी सच्चाई। यूनयून ने लूतियान के होठों पर उंगली रखी। खेल खत्म, अब जवाब दो। जियानरू, तुम्हारी क्या लगती है? लूतियान ने सीधे यूनयून की आंखों में देखा और बिना डरे कहा, वह मेरी प्रेमिका है। यूनयून की मुस्कान जम गई और यूलिंग सन रह गई। लूतियान खड़ा हुआ और बड़ी सादगी से अपनी कहानी सुनाई। आज मैं अमीर और बुद्धिमान हूँ, पर कुछ समय पहले मैं एक साधारण लड़का था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। यानरू ने मेरी जान बचाई और मेरा ख्याल रखा। हम एक छोटे से कमरे में साथ रहे और मुसीबतों ने हमें करीब ला दिया। लूतियान ने उन्हें विकल्प दिया। उसे तुम्हारे बारे में पता है और उसने कभी एतराज नहीं किया। अब ये तुम पर है, क्या तुम मुझे इस सच्चाई के साथ स्वीकार करोगी या नहीं? जिम्मेदारी और समर्पण। ली यूलिंग ने गहरी सांस ली। भाई लू, क्या आप हमसे भी सच्चा प्यार करते हैं? लूतियान ने बड़ी ईमानदारी से कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। डिंग। वाक्पटुता एलोक्वेंस प्रभाव में है। लूतियान जाने के लिए मुड़ा, पर यूनयून ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमीने, हमें इस हाल में देखने के बाद क्या तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो? उसने लूतियान के गले में बाहें डाल दीं। क्या तुम हमें हमेशा प्यार करोगे और कभी नहीं छोड़ोगे? लूतियान ने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरी औरतें हो, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। यूनयून और यूलिंग ने अपनी हार मान ली। वे लूतियान को अपना दिल दे चुकी थीं। लूतियान ने मुस्कुराते हुए दोनों को सीने से लगाया। उसे उनकी त्वचा की गर्माहट महसूस हो रही थी। अभी तो रात शुरू हुई है डार्लिंग्स। लेखक का नोट, मर्दाना ताकत बढ़ाने के विज्ञापनों पर ध्यान न दें, असली ताकत तो लूतियान के पास है। एक्सटीक। लूतियान ने दोनों को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। मैं मानता हूं कि मैं एक कमीना स्कम्प हूं, पर आज की रात मैं पूरी तरह तुम्हारा हूं। यूनयून और यूलिंग की आंखों में चमक आ गई। यूनयून ने मुस्कुराते हुए लूतियान को बिस्तर पर धकेला। आज तुम खुद को हमारे हवाले कर रहे हो, तो क्यों न इसका पूरा फायदा उठाया जाए? यूलिंग ने शरारत से पूछा। भाई लू, आप और बहन यानरू इतने समय से साथ रह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि आप दोनों? लूतियान ने गहरी सांस ली और सच उगल दिया। हाँ, हमने ये कई बार किया है। यूनयून ने खुद को शांत किया और यूलिंग को इशारा किया। यूलिंग, वे बेल्ट लाओ। लूतियान सन रह गया जब दोनों लड़कियों ने मिलकर उसके हाथ और पैर बिस्तर से बांध दिए। यूनयून, क्या तुम थोड़ा ज्यादा सख्त रफ नहीं हो रही हो? लूतियान ने घबराते हुए पूछा, पर यूनयून के चेहरे पर एक शिकारी जैसी मुस्कान थी। मीठी सजा और जागता हुआ ड्रैगन। लूतियान को पूरी तरह निर्वस्त्र करने के बाद यूनयून ने उसके गठीले शरीर पर हाथ फेरा। इंटरनेट के जमाने में क्या कुछ नहीं सीखा जा सकता प्रिय लूतियान? जल्द ही लूतियान का सोया हुआ ड्रैगन जाग उठा और छत की ओर इशारा करने लगा। यूनयून और यूलिंग उसे देखकर दंग रह गईं। ये तो उन वीडियो से भी कहीं ज्यादा बड़ा है, यूलिंग ने शर्माते हुए कहा। यूनयून ने लूतियान को छोड़ने से मना कर दिया। ये तुम्हारी सजा है, आज तुम्हें एक सुखद पीड़ा प्लेजेंट सफरिंग झेलनी होगी। लूतियान के फेरोमोन्स ऑफ लस्ट अपना काम कर रहे थे। यूलिंग ने झुककर लूतियान के होठों को चूमना शुरू किया, जबकि यूनयून ने नीचे अपने हाथों का जादू चलाया।
उत्तेजना इतनी बढ़ गई कि लूतियान का भला फट पड़ा और सफ़ेद अमृत यूनियन के चेहरे और होठों पर बिखर गया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि लूतियान का ड्रैगन अभी भी झुका नहीं, वह अब भी शान से खड़ा था। यूलिंग का पहला अनुभव। लू टियान ने यूलिंग को पहले मौका देने का फैसला किया। यूलिंग काफ़ी समय से झिझक रही है, आज मैं हमारे बीच की हर दीवार गिरा देना चाहता हूँ। यूनयून ने भी रजामंदी दी। यूलिंग लूतियान के ऊपर खड़ी हुई, उसके निजी अंग गीले हो चुके थे। भाई लू, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। यूलिंग धीरे धीरे नीचे बैठी और लूतियान के विशाल भाले को अपनी पवित्र गुफा में उतारने लगी। ओह, यह बहुत बड़ा है, वह दर्द से हल्की चीखी, उसकी आंखों से एक आंसू टपका। पर जल्द ही वह दर्द गायब हो गया और उसने अपनी कमर हिलाना शुरू किया। स्वाक स्वाक स्वाक, कमरे में यूलिंग की मधुर कराहें गूंजने लगीं। वह अब एक माहिर घुड़सवार की तरह लूतियान की सवारी कर रही थी। यूनयून ये सब देख रही थी और उसकी उत्तेजना भी चरम पर पहुंच गई। लूतियान ने लेटे लेटे ही यूनयून के वक्षों को सहलाना और चूमना शुरू किया। यूनयून ने भी झुककर लूतियान के सीने को चाटना शुरू कर दिया। अभी तो रात जवान थी और लूतियान की सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। लेखक का नोट: दाववादी मित्रों, कृपया उपन्यास की समीक्षा करें और कुछ उपहार दें। इस गरीब विद्वान के लिए यह बहुत मददगार होगा। डिंग, स्वर्ग और पृथ्वी का एकीकरण सक्रिय। डिंग, एक से अधिक प्रतिभागियों का पता चला। प्रभाव में भारी वृद्धि। कमरे में मधुर कराहें और भारी सांसों का शोर गूंज रहा था। यूलिंग लूतियान के गठीले सीने पर हाथ रखे ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे कामोत्तेजक ध्वनियां निकल रही थीं। आह भाई लू, यह बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ लूतियान मुंह यूनयून के वक्षों का आनंद ले रहा था। यूनयून अपनी कामुकता में खोई हुई थी। भाई लू, आपका हथियार और बड़ा होता जा रहा है। आह, मैं बस पहुंचने वाली हूँ। जैसे ही यूलिंग ने अपना चरम सुख कमिंग प्राप्त किया, उसके शरीर से यिन ऊर्जा और जल तत्व की धाराएं लूतियान के दंतियान में समा गईं। लूतियान के दंतियान में मौजूद चाओटिक फ्लावर की चौथी पत्ती नीले रंग में चमकने लगी। बदले में लूतियान ने अपनी यांग ऊर्जा यूलिंग के शरीर में प्रवाहित की, जिससे उसकी मेरिडियन खुल गईं और वह सीधे हाफ स्टेप मार्शल मास्टर बन गई। यूनयून की सजा और समर्पण। लूतियान ने अपने हाथ पैर बांधने वाली बेल्ट को झटके से तोड़ दिया। यूनयून अभी भी उसके पीछे से चिपकी हुई थी। लूतियान ने उसे समझाया कि यह दोहरी साधना डुअल कल्टिवेशन है और उसका इनेट यांग बॉडी लड़कियों की शक्ति बढ़ाता है। अब मू यूनयून की बारी थी। लूतियान ने उसे एक गहरा फ्रेंच किस किया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। यूनयून शर्म से लाल थी, पर लूतियान की छुअन उसे आग लगा रही थी। लूतियान ने उसे डॉग स्टाइल पोजीशन में आने को कहा। यूनयून बहुत आज्ञाकारी है, लूतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह उसे चिढ़ाते हुए अपने विशाल ड्रैगन को उसकी पवित्र गुफा के बाहर रगड़ रहा था, पर अंदर नहीं डाल रहा था। यूनयून उत्तेजना से कांप रही थी। लूतियान, मुझे और मत तड़पाओ प्लीज, लूतियान ने शरारत से पूछा। प्लीज क्या? यूनयून ने अपनी सारी झिझक छोड़ दी और मधुर स्वर में कहा, डार्लिंग, मैं बहुत गीली हूँ, प्लीज अपना हथियार मेरे अंदर डाल दो। मार्शल मास्टर का उदय। लूतियान ने एक जोरदार धक्के के साथ खुद को यूनयून के अंदर समा लिया। यूनयून की चीख निकल गई, पर जल्द ही वह सुख में बदल गई। लूतियान ने यूनयून के हाथों को लगाम की तरह पकड़ा और तेज रफ्तार से सवारी करने लगा। कमरे में मांस से मांस टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। आह यूनयून, मैं प्यार करता हूं तुमसे। मैं भी। आह मैं पहुंच रही हूं। जैसे ही लूतियान ने अपना सार यूनयून के अंदर छोड़ा, यूनयून के शरीर में एक ज्वलंत ऊर्जा दौड़ी। उसकी मेरिडियन एक के बाद एक खुली और वह एक ही बार में मार्शल मास्टर बन गई। डिंग, मू यूनयून की अनुकूलता अधिकतम पहुंची। मू यूनयून डेस्टिनी -600 होस्ट डेस्टिनी जोड़ 600 जोड़ 24000 फॉर्चून पॉइंट्स। डिंग, ली यूलिंग की अनुकूलता अधिकतम पहुंची। ली यूलिंग डेस्टिनी -400 होस्ट डेस्टिनी जोड़ 400 जोड़ 20000 फॉर्चून पॉइंट्स। लूतियान अब मालामाल हो चुका था और उसके साथ दो नई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट सुंदरियां भी तैयार थीं। लेखक का नोट: दाववादी मित्रों, कृपया इस पुस्तक को रिव्यूज और उपहारों के साथ अपना समर्थन दें। लूतियान ने देखा कि मार्शल मास्टर स्तर पर पहुंचते ही मू यूनयून की आभा पूरी तरह बदल गई थी। उसकी आइज ऑफ फॉर्चून ने दिखाया कि यूनयून के दंतियान में एक दुर्लभ अग्नि तत्व वाली स्पिरिट रूट फायर स्पिरिट रूट जागृत हो गई है। मू यूनयून, तुम भाग्यशाली हो, अब तुम्हारी कल्टिवेशन की रफ्तार बिजली जैसी होगी, लूतियान ने उसे चूमते हुए कहा। ली यूलिंग के मन में थोड़ी जलन हुई, पर लूतियान ने उसे भी भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही मार्शल मास्टर बनेगी। अगली सुबह लूतियान अपनी लैब की ओर भागा। आज उसे दुनिया को बदलने वाली तकनीक पेश करनी थी। सिस्टम अपग्रेड और नया आविष्कार। लैब में लूतियान ने अपनी मैकेनिकल गॉड की यादों का इस्तेमाल कर एक क्रांतिकारी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम तैयार किया। यह प्रोग्राम भारी भरकम गेम्स और डेटा को बिना किसी मोबाइल स्पेस के सीधे क्लाउड पर चलाने में सक्षम था। तभी सू किंग्याओ प्रकट हुई। उसने 7000 डेस्टिनी पॉइंट्स पूरे होने पर सिस्टम अपग्रेड का विकल्प दिया, जिसकी कीमत 50,000 फॉर्चून पॉइंट्स थी। लूतियान ने पॉइंट्स की संख्या देखकर अपना सिर पकड़ लिया। 50,000? क्या तुम मजाक कर रही हो? अभी रहने दो, उसने चिढ़ते हुए कहा, पर किंग्याओ बस मुस्कुराती रही। बायूकिंग का ऑफिस और बेकार पति। लूतियान अपनी लैम्बोर्गिनी से क्लाउड कॉर्पोरेशन पहुंचा। वांग यी ने उसे बताया कि बायूकिंग का पति लाओजू अंदर तमाशा कर रहा है। लूतियान ने मुस्कुराते हुए गुलाब का गुलदस्ता उठाया। आहा, 7000 डेस्टिनी पॉइंट्स का असर दिखने लगा। ये तो मेरे लिए सुनहरा मौका है।
जैसे ही उसने केबिन का दरवाज़ा खोला, उसने लाओ शू को यूकिंग पर चिल्लाते देखा। लुतियान ने नाटक करते हुए उसे अनदेखा किया और यूकिंग को फूल दिए। आप हमेशा की तरह सुंदर लग रही हैं, मिस बाय। यूकिंग का पति, जो लुतियान के टशन और लुक को देखकर ही खुद को छोटा महसूस कर रहा था, भड़क गया। कौन है ये, तुम्हारा नया प्रेमी? उसने यूकिंग पर आरोप लगाया। लुतियान ने मुस्कुराते हुए लाओ शू से हाथ मिलाया। मिस्टर लाओ, मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया हूँ। सच तो यह है कि मैं इस पूरी कंपनी को खरीदने आया हूँ। लाओ शू हंस पड़ा। खरीदने आए हो? यह कोई टॉफी नहीं है। मेरे पास इस कंपनी के 1/3 शेयर हैं, बिना मेरी मर्जी के तुम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। लुतियान ने धीरे से अपनी आंखों से चश्मा हटाया और एक ऐसी कीमत का प्रस्ताव दिया जिसे सुनकर लाओ शू के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आवाज़ उसके गले में ही फंस गई। लाओ शू को लगा कि लुतियान बस दिखावा कर रहा है। ओए छोकरे, मुझसे मजाक करने की हिम्मत मत करना। लुतियान ने उसे बीच में ही टोक दिया। पूरी बात सुन लो, पहले तो मैं ये कंपनी तुमसे 300 मिलियन युआन में खरीदना चाहता हूँ। लाओ शू रुक गया। उसे पता था कि उसके पिता की मौत के बाद कंपनी की हालत पतली है और 300 मिलियन एक बड़ी रकम थी। लेकिन तुम मेरे सारे शेयर भी चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? लाओ शू ने फुफकारते हुए पूछा। लुतियान मुस्कुराया। बेवकूफ़ या नहीं, ये तुम खुद तय करो। 300 मिलियन के साथ 50 मिलियन का छोटा सा तोहफा और साथ ही तुम्हें 3 बड़ी कंपनियों 100 ट्रेजर पवेलियन, ली फार्मास्यूटिकल्स और युआन मेडिसिनल हॉल के बराबर के शेयर मिलेंगे। लाओ शू की आंखें फटी रह गईं। ये तीनों राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां थीं। लुतियान की मखमली और शैतानी आवाज़ ने लाओ शू को पूरी तरह जाल में फंसा लिया। लाओ शू ने अपनी पत्नी बाय यूकिंग के विरोध को अनसुना कर दिया। चुप रहो, यह फैसला मेरा है, ये कंपनी मेरे बाप की थी। यूकिंग अपमान और गुस्से से कांप रही थी, पर लाओ शू को केवल पैसा दिख रहा था। किस्मत का तमाशा। आधे घंटे के भीतर कागजी कार्रवाई पूरी हो गई और लाओ शू खुशी खुशी केबिन से बाहर निकला। उसे लगा कि उसे सोने की खान मिल गई है। बाय यूकिंग अपनी सीट पर उदास बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। लुतियान ने चुटकी बजाई। मिस बाय, इतनी उदास मत होइए। चलिए कुछ मज़ेदार देखते हैं। जैसे ही लाओ शू बिल्डिंग से बाहर निकला, वह अचानक अपने ही पैरों से उलझकर गिर पड़ा। पास से गुजर रही एक महिला उससे टकराई और गर्मा गर्म कॉफ़ी उसके सिर पर उड़ेल दी। लाओ शू दर्द से चिल्ला उठा। यूकिंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तभी कबूतरों का एक झुंड उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा और उन सब ने एक साथ उस पर बीट कर दी। यूकिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हा, यह क्या हो रहा है? तभी एक ट्रक पास से गुजरा और कीचड़ भरा पानी लाओ शू के ऊपर उछाल दिया। यूकिंग ने लुतियान की ओर संशय से देखा। मिस्टर लू, क्या यह आपने किया? लुतियान रहस्यमयी ढंग से हंसा। शायद, और अब आपको मुझे सीईओ लू कहना चाहिए, मिस बाय। एक नया प्रस्ताव। लुतियान अब सीईओ की कुर्सी पर आराम से बैठ गया। एक युवा और हैंडसम सीईओ को देखना थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? उसने बाय यूकिंग को वह पेनड्राइव दी जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की क्रांतिकारी तकनीक थी। मिस बाय, आपके पति लाओ शू ने बिना सोचे समझे अपनी पारिवारिक कंपनी एक अजनबी को बेच दी। क्या आप वाकई ऐसे डरपोक इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हैं? लुतियान के शब्दों ने यूकिंग को हकीकत का आईना दिखाया। लुतियान खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। हालांकि मैं अब मालिक हूं, पर कंपनी आप ही चलाएंगी। आपके पास पूरी आज़ादी होगी। तो मिस बाय, क्या आप मेरी सेक्रेटरी बनना पसंद करेंगी? बाय यूकिंग सन रह गई। उसने सोचा था कि उसे कंपनी छोड़नी पड़ेगी, पर लुतियान का प्रस्ताव उसे चौंका गया। लुतियान अपना नंबर मेज पर छोड़कर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। क्लाउड कॉर्पोरेशन में समय बिताने के बाद लुतियान अपने विला पहुंचा, पर वहां का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। लॉन में मू योनयुन और जी यानरू के बीच मार्शल आर्ट्स का मुकाबला चल रहा था, जबकि ली यूलिंग बगल में खड़ी देख रही थी। योनयुन की हथेलियों से लाल चमक निकल रही थी। वह अपनी नई टाइडल फ्लेम पाम का अभ्यास कर रही थी। हालांकि वह मार्शल मास्टर बन चुकी थी, पर यानरू बिना पसीना बहाए उसके हर वार को बड़ी आसानी से चकमा दे रही थी। तुम्हारे वार शक्तिशाली हैं, पर उनमें तालमेल की कमी है, यानरू ने सलाह दी। लुतियान को सामने देख तीनों लड़कियों की नज़रें उस पर गड़ गईं। यानरू ने मुस्कुराते हुए तंज कसा, देखो कौन आया है, हमारा नया सीईओ। यानरू की माइंड रीडिंग शक्ति की वजह से लुतियान समझ गया कि उसे यूनयुन और यूलिंग के साथ बिताई रात के बारे में सब पता चल चुका है। लुतियान ने स्थिति को संभालने के लिए सबको शानदार लंच खिलाने का वादा किया। यानरू और लुतियान का एकांत। लंच के बाद यूलिंग और यूनयुन चली गईं। लुतियान ने सोफे पर बैठी यानरू को कमर से पकड़ा। तुम जानती हो कि मैं एक कमीना हूं, पर यह कमीना तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, लुतियान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपनी पहचान लुचेंग उपन्यास का नायक के रूप में बताते हुए यानरू के ही लिखे उपन्यास की पंक्तियां दोहराईं। यानरू ने हल्का सा विरोध किया, पर फिर वह भी लुतियान के चुंबन में खो गई। कौन ऐसे लड़के को प्यार करेगा जो हर रात दूसरी औरत के साथ बिताता है? उसने शिकायत की, पर लुतियान को कसकर गले लगा लिया। तभी यान मिंगजू स्कूल से लौट आए और दोनों को इस हाल में देख शर्मा गई। लुतियान ने अपनी मोटी खाल का फायदा उठाते हुए ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाय यूकिंग के साथ डेट। तभी लुतियान को बाय यूकिंग का फोन आया। वह बहुत उत्साहित थी। लुतियान उससे मिलने जेड पूल होटल पहुंचा। यूकिंग आज बहुत सुंदर लग रही थी और उसने लुतियान का दिया हुआ हार पहना था। सीईओ लू, मेरा मतलब है लुतियान, वह तकनीक लाजवाब है। अगर हम इसे बाजार में लाएं तो ये पूरी दुनिया को हिला सकती है, यूकिंग ने चमकती आंखों से कहा। लुतियान ने उसकी तारीफ की और उसके निजी जीवन के बारे में पूछा।
यूकिंग ने बताया कि उसने एहसान चुकाने के लिए लाओ शू से शादी की थी क्योंकि उसके पिता ने यूकिंग की पढ़ाई में मदद की थी। पर शादी के 1 महीने बाद ही वह समझ गई थी कि लाओ शू एक बेकार इंसान है। लुतियान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी दोस्ती का भरोसा दिलाया। डिंग, बाय यूकिंग की अनुकूलता बड़ी 4 स्टार। होस्ट को 500 फॉर्चून पॉइंट्स मिले। ठीक है, अब बिजनेस की बात करते हैं, लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। बाय यूकिंग से मिलने के बाद लुतियान को लुओ बिंगयू का फोन आया। छोटा भाई, ये बड़ी बहन काफी समय से अकेला महसूस कर रही है, क्यों ना हम मिलें। बिंगयू की आवाज में वही पुराना जादू था। लुतियान मुस्कुराया और सीधे नाइट पल बार पहुंचा। बिंगयू वहां अकेले वाइन पी रही थी। लुतियान ने उसके बगल में बैठकर वाइन का आनंद लिया और जेडसी गैंग के विस्तार के बारे में पूछा। बिंगयू ने बताया कि ग्रीनलीफ सिटी अब पूरी तरह उनके कब्जे में है और वे पूर्वी प्रांत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों को जीत चुके हैं, पर उत्तरी हिस्सा अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। लुतियान ने उसे यांगमिंग से चुराए गए काले चिट्टे ब्लैकमेल मटीरियल्स देने का वादा किया ताकि बड़े व्यापारियों और राजनेताओं को मुट्ठी में किया जा सके। एक ऐसी गुप्त शक्ति जो साए में छिपी रहे और जिसका एक इशारा दुनिया को कंपा दे। लुतियान ने अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर की। लुओ बिंगयू का अतीत। बातों बातों में लुतियान ने बिंगयू से उसके अंडरवर्ल्ड की रानी बनने की वजह पूछी। बिंगयू की आंखें नम हो गईं। उसने बताया कि वह एक बड़े व्यापारी की बेटी थी और उसकी शादी एक बड़े गैंग के वारिस से हुई थी। पर शादी के 2 दिन बाद ही एक गद्दार ने उसके पिता और पति की हत्या कर दी। वह गद्दार अब राजधानी कैपिटल के एक बड़े खानदान की मदद से मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस के आधे अंडरवर्ल्ड पर राज करता है। 10 साल से मैं खून से हाथ धोकर अपनी ताकत बढ़ा रही हूं ताकि बदला ले सकूं, बिंगयू ने कड़वाहट से कहा। पर सुना है कि उसके गैंग में अब मार्शल ग्रैंडमास्टर्स भी शामिल हैं। लुतियान ने उसे दिलासा दिया। मार्शल ग्रैंडमास्टर होना अंत नहीं है। तुम्हारी प्रतिशोध की इस यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूं। बिंगयू ने भावुक होकर कहा कि अगर लुतियान उसका बदला पूरा करता है तो वह उसे कुछ भी देने को तैयार है। लुतियान ने शरारत से कहा, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से अपने प्यार में गिराऊंगा, जबरदस्ती नहीं। नया नाम और प्रतीक। लुतियान ने बिंगयू को एक ऐप दिया जिसे सभी गैंग मेंबर्स को इंस्टॉल करना था। इस ऐप का काम था अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करना, जैसे कोई गरीब रातों रात अमीर बन जाए, कोई कमजोर लड़का अमीरों को पीटने लगे या कोई जादुई चीज दिखे, यानी प्रोटैगोनिस्ट को ट्रैक करना। अंत में बिंगयू ने कहा कि शहर में ग्रीनलीफ सिटी के असली आका अंडरवर्ल्ड ओवरलॉर्ड के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं, इसलिए लुतियान को अपना एक गुप्त नाम चुन लेना चाहिए। लुतियान ने मुस्कुराते हुए अपना इंपीरियल कार्विंग ब्रश निकाला। बिंगयू ये देखकर हैरान थी कि ब्रश हवा में से प्रकट हुआ। लुतियान ने कागज पर तेजी से एक प्रतीक सिंबल बनाया। उस प्रतीक में एक काली गर्दन वाला फीनिक्स था जो एक ज्वलंत तलवार के ऊपर मंडरा रहा था। आज से अंडरवर्ल्ड मुझे लॉर्ड ऑफ डार्क फीनिक्स के नाम से जानेगा। लुतियान ने इंपीरियल कार्विंग ब्रश से कागज पर एक अद्भुत चित्र उकेरा। लुओ बिंगयू इसे जितनी देर देखती उसे अपना सिर चकराता हुआ महसूस होता। चित्र में एक प्राचीन तराजू बैलेंस स्केल था जिसका आधार एक नीचे की ओर धंसी तलवार थी। उस तलवार की मूठ पर एक आंख बनी थी जो देखने वाले की आत्मा को झांक रही थी। इस पूरे दृश्य के पीछे एक विशाल चक्रव्यूह था जो निरंतर घूमता हुआ प्रतीत होता था। ये चित्र जीवंत लग रहा है, बिल्कुल दिव्य, बिंगयू भावुक होकर बोली। लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रतीक हेवन सीक्रेट टावर का प्रतिनिधित्व करेगा। लुतियान को गर्व था कि उसने अपने भविष्य के साम्राज्य की पहली ईंट रख दी थी। शानवेई और लुतियान का रोमांस। बिंगयू के जाने के बाद लू शानवेई कमरे में दाखिल हुई। लुतियान को वहां देख उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। लुतियान ने उसे पास खींचा और गहरा चुंबन लिया। शानवेई ने पूरी तरह खुद को लुतियान को सौंप दिया। तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो शानवेई, लुतियान ने उसके वक्षों को सहलाते हुए कहा। लुतियान ने उसे एक नया काम सौंपा, बाय यूकिंग के पति लाओ शू की पल पल की जानकारी जुटाना। उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर मेरी नजर होनी चाहिए। शानवेई ने तुरंत आदेश का पालन करने की बात कही, पर लुतियान ने उसे जाने नहीं दिया। इतने दिनों बाद मिले हैं, क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी? लुतियान की आंखों में शरारत और वासना साफ झलक रही थी। एक जुनूनी रात, शानवेई ने बिना किसी देरी के लुतियान की पैंट उतारी और उसके भीषण ड्रैगन को अपनी आंखों के सामने पाया। पिछली बार हमने सिनेमा हॉल में केवल शुरुआत की थी, पर आज मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ, शानवेई ने अपनी उंगलियों से खुद को सहलाते हुए कहा। लुतियान ने उसे मेज पर झुकने का आदेश दिया। शानवेई ने अपनी सारी झिझक त्याग दी और मधुर स्वर में प्रार्थना की, प्लीज, जो उस दिन शुरू किया था उसे आज खत्म कीजिए। प्लीज, अपना हथियार मुझे दे दीजिए। लुतियान ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर थाम ली। जैसे ही उसका तपता हुआ भाला शानवेई की गीली गुफा में प्रवेश करने लगा, शानवेई की कराह निकल गई। ये बहुत बड़ा है। जैसे ही लुतियान ने एक जोरदार धक्के के साथ खुद को पूरी तरह संभाला, शानवेई की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। उसका कौमार्य वर्जिनिटी लुतियान के नाम हो चुका था। लुतियान ने स्वर्ग और पृथ्वी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ सक्रिय किया और अपनी लय बढ़ा दी। स्वाप स्वाप स्वाप। पूरे ऑफिस में शानवेई की मीठी कराहें और लुतियान की भारी सांसों का संगीत गूंजने लगा। रात अभी भी जवान थी और लुतियान अपने इस कीमती फूल का पूरा रस पीने के लिए तैयार था। मास्टर, ये बहुत बड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर अंदर से बदल रहा है। शानवेई मधुर स्वर में कराह रही थी क्योंकि लुतियान पूरी ऊर्जा के साथ अपनी कमर चला रहा था। लुतियान ने उसका सिर मेज पर और झुकाया और अपनी रफ्तार बढ़ा दी।
शानवेई एक गौरवशाली महिला थी जो पुरुषों को तुच्छ समझती थी, पर लूतियान के हर प्रहार ने उसके उस अहंकार को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। उसे लूतियान के अधीन होने में एक अलौकिक आनंद मिल रहा था। जैसे ही लूतियान ने अपना अंतिम धक्का दिया, उसने अपना तपसार शानवेई के भीतर उगल दिया। शानवेई सुख के सागर में डूब गई। लूतियान ने उसे तुरंत ऊर्जा को रिफाइन करने को कहा। लूतियान के मार्गदर्शन और उसकी माना ऊर्जा की मदद से शानवेई ने अपनी मेरिडियन खोली और देखते ही देखते वह हाई स्टेज मार्शल अप्रेंटिस बन गई। शुक्रिया मास्टर, अब मैं सिस्टर लुओ की रक्षा और भी बेहतर तरीके से कर पाऊंगी, शानवेई ने लूतियान को चूमते हुए कहा। लूतियान ने उसे लाओ शू की जासूसी का काम याद दिलाया और वहां से निकल गया। सेक्रेटरी बाई का दबदबा। दूसरी तरफ बाई यूकिंग क्लाउड कॉर्पोरेशन के मीटिंग रूम में अपने कर्मचारियों को संबोधित कर रही थी। उसने लूतियान द्वारा दिए गए नए क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट को पेश किया। बोर्ड के कुछ पुराने सदस्य जो लाओ शू के पक्षधर थे ने विरोध किया। ये नामुमकिन है, मौजूदा तकनीक के साथ ऐसा प्रोजेक्ट रिस्क है, एक बूढ़े सदस्य ने चिल्लाकर कहा। यूकिंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यह नए सीईओ का आदेश है। उनके पास कंपनी के 1/3 से ज्यादा शेयर हैं और वे ही इसे फंड कर रहे हैं। हम अपने बाकी प्रोजेक्ट रोककर केवल इसी पर ध्यान देंगे। जब कर्मचारियों ने पूछा कि वह अब सीईओ क्यों नहीं है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सीईओ नहीं बल्कि सेक्रेटरी बाय हूँ, पर काम वैसे ही चलेगा। हमारे पास केवल 1 हफ्ता है इसे लॉन्च करने के लिए, काम पर लग जाओ। लूतियान की तकनीक ने यूकिंग को एक नया आत्मविश्वास दे दिया था। विला के बाहर एक साया। लूतियान जब अपने विला पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर एक काली कार खड़ी है। एक युवक वहां खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। लूतियान की कार देखते ही उस युवक के चेहरे के भाव बदल गए और वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसने झुककर लूतियान का अभिवादन किया। प्रणाम युवा स्वामी यंग लॉर्ड। लूतियान सन रह गया। यह अजनबी कौन था और उसे युवा स्वामी क्यों कह रहा था? क्या यह उसके असली परिवार से जुड़ा कोई रहस्य था? उस अजनबी आदमी की बातें लूतियान के दिमाग में घूम रही थीं। अपने अतीत को दोबारा खोजने का समय आ गया है, युवा स्वामी। उसने लूतियान को अगले दिन की फ्लाइट का टिकट थमाया और गायब हो गया। लूतियान हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसे इस शरीर की 14 साल से पहले की कोई याद नहीं थी, जैसे किसी ने उसके बचपन को पन्नों से मिटा दिया हो। जब वह विला के अंदर पहुंचा तो जियानरू ने उसकी उदासी टाल ली। हालांकि वह दूसरी औरत की खुशबू आने पर लूतियान से नाराज थी, पर उसकी आंखों में छिपी बेचैनी देखकर वह भी गंभीर हो गई। अतीत की धुन। लूतियान ने वॉलिन उठाया और अनजाने में ही एक धुन छेड़ दी। वह धुन इतनी गहरी और उदास थी कि यान मिंगजू और यानरू दोनों अपनी जगह ठिठक गईं। लूतियान का म्यूजिक से टैलेंट उसके अवचेतन मन के दर्द को संगीत में बदल रहा था। वह सोच रहा था, क्या मैं वाकई एक अनाथ हूँ? मेरे माता पिता कौन हैं? वह आदमी मुझे यंग लॉर्ड क्यों कह रहा था? क्या राजधानी में मेरा कोई साम्राज्य इंतजार कर रहा है? मिंगजू ने उस जादुई धुन को रिकॉर्ड कर लिया। उसे लूतियान संगीत बजाते हुए किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। जब संगीत रुका तो यानरू ने लूतियान से पूछा, क्या हुआ? तुम आज बहुत भटके हुए लग रहे हो। यानरू का समर्थन। रात को लूतियान ने यानरू की गोद में सिर रखकर सच बता दिया। कल मुझे राजधानी जाना होगा। किसी ने कहा है कि वहां मुझे अपना खोया हुआ अतीत और शायद अपना परिवार मिल सकता है। यानरू, जो पहले लूतियान की अयाशियों से चिड़ी हुई थी, अचानक नरम पड़ गई। उसने लूतियान के माथे को चूमा और कहा, तो जाओ, अपने दिल की सुनो ताकि कोई मलाल न रहे। याद रखना, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम भी तो एक परिवार हैं, है ना? लूतियान को यानरू की बातों से बड़ी राहत मिली। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर शांति से सो गए। उस रात विला में कोई शरारत नहीं हुई, बस 2 रूहों का सुकून था। एक शांत विदाई। देर रात मिंगजू ने कमरे में झांक कर देखा। वह हैरान थी कि आज कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब उसने दोनों को शांति से सोते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। लूतियान मानसिक रूप से कल के लिए तैयार था। राजधानी की चमक धमक और वहां छिपे खतरे उसे पुकार रहे थे। अगली सुबह लूतियान तैयार होकर अपने विला से बाहर निकला, जहां एक काली कार उसका इंतजार कर रही थी। ड्राइवर उसे सीधे एयरपोर्ट ले गया। लूतियान ने जब अपना टिकट दिखाया तो एयरपोर्ट कर्मचारी उसे देखकर हैरान रह गया। टर्मिनल 5, सर, आपका निजी विमान वहां खड़ा है। टर्मिनल पर एक आलीशान प्राइवेट जेट खड़ा था। वहां अंकल हु नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसका स्वागत किया। प्रणाम युवा स्वामी लू। लूतियान को अंधेरे में रहना पसंद नहीं था, पर अंकल हु ने बताया कि उन्हें सब कुछ बताने की अनुमति नहीं है। राजधानी की शक्तियां। विमान में अंकल हु ने लूतियान को राजधानी की राजनीति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राजधानी पर 5 शक्तिशाली परिवारों का वर्चस्व है, सन, सी, लैन, हुआंग और फेंग। इनके अलावा ट्रू मार्शल ऑर्डर, सेना और कई प्राचीन गुप्त संप्रदाय भी वहां अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। जब लूतियान ने अपने परिवार के बारे में पूछा तो अंकल हु ने रहस्यमयी लहजे में कहा, आप जुन खानदान के वारिस हैं। लूतियान के मन में अपने परिवार के चेहरे देखने की एक अजीब तड़प जाग उठी। विमान में गद्दारी। अचानक विमान के परिचारक, स्टूवर्ड्स और पायलटों का व्यवहार बदल गया। लूतियान ने अपनी आइज ऑफ फॉर्चून सक्रिय की और देखा कि पूरा विमान काली और लाल मौत की आभा से भर गया है। विमान 12,000 मीटर की ऊंचाई पर था। पायलटों ने बंदूकें निकाल लीं। अंकल हु ने लूतियान को बचाने की कोशिश की, पर गद्दारों ने उनके सीने में गोली मार दी। $1 मिलियन इस लड़के के लिए, ये तो बहुत आसान काम है, गद्दार हंसते हुए बोले। लूतियान शांत बैठा रहा।
उसे इन बंदूकधारियों से डर नहीं था, वह इन्हें एक पल में खत्म कर सकता था। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दिव्य दृष्टि उसे मौत का काला साया क्यों दिखा रही है। इन 3 गुंडों के मरने के बाद भी वह क्यों नहीं बच सकता। आसमान से छलांग। लू तियान ने अपनी उंगली के एक इशारे से विंड ब्लेड चलाया और एक पल में तीनों गद्दारों के अंगों को काटकर उन्हें ढेर कर दिया। पर तभी उसने अपना हेवनली लुआपन दिव्य दिशा सूचक निकाला और भविष्य की गणना की। उसकी आंखों के सामने विमान के इंजन में एक छोटा सा डिब्बा चमका, एक बम। लानत है, लू तियान ने पूरे विमान में पैराशूट खोजा पर वहां एक भी पैराशूट नहीं था। विमान फटने ही वाला था। मौत उसके सिर पर नाच रही थी। लू तियान ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने विमान का पिछला दरवाजा अपनी शक्ति से तोड़ा। हवा का भारी दबाव उसे बाहर खींचने लगा। आज मेरी मौत का दिन नहीं है, लू तियान ने चिल्लाते हुए जलते हुए विमान से 12,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे बादलों के समंदर में छलांग लगा दी। उसके कूदने के कुछ ही सेकंड बाद विमान एक जोरदार धमाके के साथ आसमान में ही फट गया। लू तियान ने अपनी आंखें बंद की और तुरंत गॉड स्पेस में प्रवेश किया। लानत है, मैं 12,000 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा हूं। इस रफ्तार से मेरे पास जमीन से टकराने के लिए सिर्फ 4 मिनट हैं। अगर मैं गॉड स्पेस का इस्तेमाल करूं तो सोचने के लिए मेरे पास 12 मिनट होंगे। लू तियान ने घबराते हुए सू किंग्याओ की ओर देखा। किंग्याओ, मुझे बताओ, क्या इस सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बचा सके? ये जीवन मरण का सवाल है। किंग्याओ भी थोड़ी घबराई हुई थी। है, पर उसकी कीमत 5,000 डेस्टिनी पॉइंट्स होगी। क्या 5,000 पॉइंट्स? तुम मुझे मार क्यों नहीं देती? लू तियान दहाड़ा। उसे पता था कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर अर्थ शील्ड तावीज़ भी उसे कीमा बनने से नहीं बचा सकते। उसे हवा के जादू का उपयोग करना था। नया मंत्र, राइजिंग हरिकेन। लू तियान ने अपनी सेलेस्टियल कॉम्प्रहेंशन, दिव्य समझ और रुनेमास्टर कौशल का उपयोग कर मौजूदा हवा के मंत्रों को मिलाकर एक नया मंत्र बनाना शुरू किया। 12 सिमुलेशन विफल होने के बाद अंततः उसे एक सुराग मिला। उसने अपनी किस्मत चमकाने के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून सक्रिय किया, जिससे हर सेकंड 500 फॉर्चून पॉइंट्स कटने लगे। दे दो, मुझे कोई अच्छा मंत्र दे दो, लू तियान चिल्लाया। 10,000 पॉइंट्स खर्च करने के बाद ऑल्टर ऑफ हेवन चमक उठा। डिंग, होस्ट ने एक नया जादुई मंत्र प्राप्त किया, राइजिंग हरिकेन। यह मंत्र हवा का एक शक्तिशाली बवंडर पैदा कर सकता था जो गिरने की गति को नियंत्रित करने में सक्षम था। एक भयानक लैंडिंग। लू तियान अब जमीन के काफी करीब था। वह बादलों को चीरते हुए नीचे आ रहा था। उसने अपने शरीर की पूरी माना ऊर्जा को इकट्ठा किया और चिल्लाया, राइजिंग हरिकेन। हवा में एक विशाल जादुई मोहर मैजिक सील बनी और लू तियान के चारों ओर 50 मीटर के दायरे में एक भयानक बवंडर पैदा हो गया। इस बवंडर के दबाव ने लू तियान के गिरने की गति को 95% तक कम कर दिया। लेकिन तभी लू तियान का चेहरा पीला पड़ गया। इस मंत्र ने मात्र 5 सेकंड में उसके शरीर की अंतिम बूंद तक ऊर्जा सोख ली थी। क्या बिना ऊर्जा के वह बवंडर गायब हो गया। लू तियान अभी भी जमीन से लगभग 100 मीटर ऊपर था। उसके पास खुद को बचाने के लिए अब कोई जादुई कवच नहीं बचा था। उसका शरीर पेड़ों की टहनियों को तोड़ता हुआ सीधे जंगल की जमीन से टकराया। हड्डियां चटकने की आवाज आए और असहनीय दर्द ने लू तियान के होश उड़ा दिए। लू तियान ने अपनी तलवार म्यान में डाली, जो अभी भी भेड़ियों के खून से सनी थी। उसके सामने 1 दर्जन विशाल भेड़ियों की लाशें पड़ी थीं, पर उनका अल्फा नेता अभी भी खड़ा उसे अपनी खून से सनी आंखों से घूर रहा था। लानत है, ये भेड़िए इतने जिद्दी क्यों हैं? क्या ये सामान्य जानवर भी हैं? लू तियान ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। भेड़िए का नेता गुस्से में पागल होकर उस पर झपटा। लू तियान ने फुर्ती से फ्लैशिंग लाइटनिंग, चमकती बिजली का वार किया और अपनी तलवार सीधे भेड़िए के माथे के आर पार कर दी। उसने मुक्के का इस्तेमाल हथौड़े की तरह किया ताकि तलवार भेड़िए के अंदर तक धंस जाए। अल्फा भेड़िए के मरते ही लू तियान हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। मैं आखिर गिरा कहाँ हूँ? यहाँ के जानवर तो दानव जैसे हैं। उसने अल्फा भेड़िए की लाश अपने गॉड स्पेस में डाली और एक सुरक्षित गुफा की तलाश में निकल पड़ा। गुफा में विश्राम और किंग्याओ का तर्क। लू तियान को एक छिपी हुई गुफा मिली जहाँ पानी का एक छोटा सा कुंड था। उसने आग जलाई और भेड़िए का मांस पकाकर खाने लगा। हैरान करने वाली बात है, इस मांस में प्राकृतिक ऊर्जा भरी हुई है। ये जगह सामान्य नहीं है। लू तियान ने महसूस किया कि उसकी ताकत तेजी से लौट रही है। तभी सू किंग्याओ प्रकट हुई और उसके साथ कुंड में बैठ गई। लू तियान ने उससे शिकायत की कि विमान में उसकी दिव्य दृष्टि ने उसे धोखा क्यों दिया। वहां केवल हरी रोशनी क्यों थी जबकि मौत का खतरा इतना बड़ा था। किंग्याओ ने समझाया, वहां एक धुंधली चांदी की चमक भी थी जिसे तुमने अनदेखा किया। किसी ने तुम्हारे भाग्य को धुंधला कर दिया था ताकि तुम इस जाल में गिर सको। अगर तुम सिस्टम अपग्रेड करते तो यह नहीं होता। लू तियान ने कंजूसी दिखाते हुए बात टाल दी, मैं अभी गरीब हूँ। विश्व विधान वर्ल्ड लॉर्ड से भेंट। जैसे ही लू तियान सो गया, उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा कहीं दूर खींची जा रही है। जब उसने आंखें खोली तो वह सुनहरे बादलों और अंतहीन सितारों के एक अलौकिक लोक में था। ओह, यहाँ आकर कोई खुश नहीं दिख रहा। एक गूंजती हुई मधुर स्त्री आवाज सुनाई दी। ये विश्व विधान था। लू तियान गुस्से में था। क्या तुमने मेरे भाग्य के साथ छेड़छाड़ की ताकि मैं विमान हादसे में मर जाऊं? विश्व विधान ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम मरे? नहीं, असल में तुमने बहुत जल्दी दिव्य अंश डिविनिटी शार्ड हासिल कर लिया है। तुम एक ऐसे भिखारी की तरह हो जिसके पास अचानक शाही मुहर आ गई हो। अगर मैं तुम्हें इस मुसीबत में न डालती तो दुनिया की काली शक्तियां तुम्हें अब तक ढूंढकर खत्म कर देती। मैंने तो बस कारण और प्रभाव कॉजालिटी को संतुलित किया है। एक अलौकिक चुंबन।
विश्वविधान ने उसे बताया कि वह एक अमर तिलचट्टा है जो कहीं भी जीवित रह सकता है। लुतियान को महसूस हुआ कि पीछे से किसी ने उसे गले लगाया है, एक कोमल और स्त्री शरीर की गर्माहट। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वक्त खत्म हुआ, आवाज अब गंभीर और मादक हो गई थी। अगली बार तक के लिए। इससे पहले कि लुतियान कुछ समझ पाता, उसे अपने होठों पर एक हल्का सा चुंबन महसूस हुआ। अचानक उसके नीचे के बादल गायब हो गए और वह फिर से अंधेरे में गिरने लगा। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह गुफा में था और सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था। ठीक है, अब इस जंगल से निकलने का और हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। उफ, मैं अब इस साहसिक यात्रा के लिए तैयार हूँ। मेरी ऊर्जा 80% वापस आ गई है। लुतियान ने गुफा से बाहर निकलते हुए अंगड़ाई ली। उसने शाओ यू, बर्फ जैसी सफ़ेद लोमड़ी को बाहर बुलाया। शाओ यू अब 7 पूंछों वाली हो चुकी थी और बहुत शक्तिशाली थी। लुतियान ने अपने हेवनली लुआपन दिव्य दिशा सूचक का उपयोग किया। ये जगह, यह मुमकिन कैसे है? ये पूरा जंगल और पहाड़ एक प्राकृतिक घेरे सील फॉर्मेशन से ढका हुआ है, जैसे कोई दूसरी ही दुनिया हो। यहाँ खतरा तो है, पर खजाना भी अपार है। लुतियान ने चलते चलते कुछ 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां भी इकट्ठी की। विशाल भालू और रहस्यमयी लड़की। अचानक शाओ यू ने एक इंसान की मौजूदगी को महसूस किया। लुतियान उस दिशा में भागा और देखा कि एक 15 फीट ऊंचा विशाल अर्थ बेयर एक लड़की पर हमला कर रहा था। उस लड़की ने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी थी और उसके हाथों में 2 तलवारें सेबर्स थीं। लड़की घायल हो चुकी थी। जब भालू उस पर अंतिम प्रहार करने वाला था, लुतियान ने शाओ यू को इशारा किया। शाओ यू ने अपने मानव रूप में आकर भालू को बुरी तरह चीर दिया। उसकी क्रूरता और शक्ति देखकर वह लड़की दंग रह गई। इसने एक जायंट अर्थ बेयर को इतनी आसानी से मार दिया। एमरल्ड स्काई फॉरेस्ट। लुतियान ने लड़की की ओर हाथ बढ़ाया। सुंदर बहन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लड़की ने संशय से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम उन्हीं कमीनों में से एक हो? लुतियान ने बताया कि उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और वह रास्ता भटक गया है। लड़की ने बताया कि इस जगह का नाम एमरल्ड स्काई फॉरेस्ट है। लुतियान ने अपने रिकवरी पोशन और लकड़ी के जादुई तत्व वुडेनजीक से उसके घाव भर दिए। लड़की उसकी चिकित्सा शक्ति देखकर प्रभावित हुई। चूंकि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती हूँ, लड़की ने शांत स्वर में कहा। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा किया जिससे लुतियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हवा में हाथ लहराया और एक विशाल सफ़ेद परिंदा जायंट क्रेन बादलों से नीचे उतर आया। वह लड़की उस परिंदे पर सवार हुई और लुतियान की ओर हाथ बढ़ाया। लालानत है, ये तो बिल्कुल किसी चीन के कल्टिवेशन उपन्यास जैसा है। लुतियान के मुंह से बस इतना ही निकला। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।